नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2026 सीरीज यूफोरिया स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। रू मैक्सिको में है। वहां उसका वाहन कीचड़ में फंस जाता है और कुछ स्थानीय लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वे सब मिलकर ट्रक को कीचड़ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। वह उन्हें धन्यवाद देती है, अदियोस कहती है और तेजी से वहां से चली जाती। सीमा पर पहुंचने पर हेलमेट पहने एक आदमी वाहन को चढ़ाने के लिए 2 रैंप लगाता। हालांकि जैसे ही वह गाड़ी ऊपर चढ़ाती है, कम रफ्तार होने की वजह से ट्रक ठीक वहीं फंस जाता। वह ट्रक के पिछले हिस्से पर कूद जाती है और बैग को आगे की ओर फेंक देती है ताकि वजन के बदलने से संतुलन बन जाए और गाड़ी आगे बढ़ सके। हालांकि यह तरीका काम नहीं करता, इसलिए वह ट्रक को वहीं छोड़ देती है, सिर्फ बैग लेकर नीचे उतर आती है और बस पैदल चलना शुरू कर देती। वह तब तक पैदल चलती रहती है जब तक कि वह आखिरकार मिलर परिवार के घर नहीं पहुंच जाती। वह उनके खलिहान के अंदर सो जाती। अगली सुबह उनके साथ खाना खाते समय वह बताती है कि वह देश में आने वाली नशीली दवाओं के बारे में एक रिसर्च पेपर पर काम कर रही। मिलर परिवार उसे वहां रहने की इजाजत दे देता है और कहता है, जब तुम्हारा वह लेख छप जाए तो हमें जरूर बताना। उनकी बड़ी बेटी डेजी रू को बस स्टॉप तक छोड़ती। उसे अभी अभी ड्राइविंग परमिट मिला है। फिर भी यह परिवार दुनिया से इतना कटा हुआ है कि डेजी ने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं किया। रू उससे कहती है, तुम्हारी जगह होने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाई स्कूल के बाद रू ने एक सिगरेट की दुकान पर काम किया। रू ने लॉरी नाम के एक ड्रग डीलर से पैसे उधार लिए थे। अब 20% प्रति माह की दर से ब्याज लगने के कारण 42 महीनों की अवधि में उस पर लॉरी का कुल $420 लाख का कर्ज हो गया। लेकिन उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे कहां से? इसीलिए वह अभी $1 लाख चुकाने का प्रस्ताव रखती। इस रकम के अलावा क्योंकि उसने सीमा पर एक कार छोड़ दी थी, इसलिए अब उसे लॉरी को एक बिल्कुल नई गाड़ी भी देनी होगी। इन सब के बीच रू ने फेंटानिल से भरे गुब्बारे निगलना शुरू कर दिया, तो अब वह गुब्बारे निगलकर बॉर्डर पार करने का प्लान बनाती। लेकिन क्योंकि गुब्बारे बहुत ज्यादा थे, इसलिए वह फे को भी अपने साथ ले जाती। रू और फे मिलकर सारे गुब्बारे निगल लेती हैं और बॉर्डर की तरफ बढ़ जाती हैं। बॉर्डर पर पहुंचकर वे अपने पासपोर्ट ऑफिसर को दे देती हैं। कस्टम ऑफिसर उन्हें बहुत ध्यान से देखता। कार के अंदर फे डरी हुई है और वह बार बार गैस छोड़ती रहती। रू उससे कहती है, थोड़ा कंट्रोल करो। वहां ड्रग सूंघने वाले कुत्ते हैं जिससे वे खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन किस्मत से वे बॉर्डर पार कर जाते हैं। लोरी के घर पहुंचने पर वे बाथरूम जाते हैं और गुब्बारे निकालने के लिए एक छलनी का इस्तेमाल करते हैं। उस रात बाद में रू और फे ऊपर बात कर रहे होते हैं, जहां पता चलता है कि फे को लोरी के भतीजे वैन पर क्रश। वैन इस बिजनेस से बाहर निकलना चाहता है, इसलिए उसने एक सेफ में बहुत सारा पैसा छिपा रखा। रू को पता चलता है कि सेफ की चाबी वैन की बेल्ट में छिपी। रू कभी कभी थोड़े ज्यादा पैसे के लिए उबर चलाती। वह कभी कभी लेक्सी के घर पर भी रुकती। लेक्सी अब हॉलीवुड में काम कर रही। रू लेक्सी से पूछती है, क्या तुमने फेज से बात की? फेज अब 30 साल से जेल में। लेक्सी कहती है कि उसे कोई सजा नहीं मिली। फिर रू मिलर परिवार का जिक्र करती है, जो एक ईसाई परिवार है, और कहती है कि वह उनसे मिलने की सोच रही। लेक्सी कहती है कि उसे क्रिश्चियन पसंद नहीं है क्योंकि वे बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं। इस बीच कैसी टिकटॉक पर फेमस होने के चक्कर में कुत्ते जैसी हरकतें कर रही। वीडियो शूट करने के लिए उसके पास नौकरानी भी। नेट ने अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी संभाल ली है, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। जब नेट घर आता है तो वह कैसी को कुत्ते के कपड़ों में देखता। उसे यह सब दिखावा पसंद नहीं आता। उसे डर है कि अगर किसी ने उसकी होने वाली पत्नी को ऑनलाइन कुत्ते की तरह हरकतें करते हुए देख लिया तो इससे उसके बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। उनकी गहरी बातचीत जल्दी ही एक बहुत ही यौन मोमेंट में बदल जाती। लेक्सी की तरह मैडी भी हॉलीवुड में। वह एक सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर काम करती। यह काम ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन उसका काम एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ करीबी रिश्ते बनाना और उन्हें अपनी कंपनी में लाना। मैडी के क्लाइंट्स में से एक डिलन रीड। वह एलए नाइट्स शो में एक बड़ा स्टार है और लेक्सी को उस पर क्रश। इस बीच कैसी अपनी दोस्त के साथ पूल के किनारे बैठी। वह अपनी शादी के लिए जो चाहे खरीद सके और उसे नेट के दिए बजट में न रहना पड़े। कुछ जल्दी पैसे कमाने के लिए कैसी शादी से पहले एक ओनली फैंस शुरू करने के बारे में सोचती। वह कहती है कि वह अश्लील में एक्टिंग नहीं करेगी, यह कहते हुए कि यह इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाने जैसा ही।
रू अली मोहम्मद से मिलने जाती। वहां वह धर्म और मिलर परिवार से अपनी मुलाकात के बारे में बात करती, लेकिन वह थोड़ी हिचकिचाती है। उसे लगता है कि बाइबल उसके जैसे लोगों के खिलाफ हो सकती। अली मोहम्मद कहता है वह बाइबल 3000 साल पुरानी, उसमें सिर्फ के पुरुषों के बारे में बात की गई थी क्योंकि युद्ध के दौरान वे ध्यान भटका सकते थे। उसमें लेस्बियन के बारे में कुछ नहीं था। रू कहती है कि वह इसे पढ़ेगी। फिर रू लोरी के घर जाती। वह अस्तबल से होकर फर्श पर बने एक सीक्रेट दरवाजे में जाती। वहां वह वैन से बात करती। वैन कहता है मुझे लगता है कि फिर मुझे पसंद करती है। रू उसे पता नहीं वाली नजर से देखती, फिर उसे एक बैग देती। वैन कहता है कि रू को इसे किसी को देना है। रू एक घर के पास पहुंचती है और सीधे गैराज में चली जाती। वहां एक आदमी खड़ा है और बैग ले लेता। रू बाथरूम जाने के लिए कहती। वह उसे ऊपर जाने के लिए कहता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वह किसी भी चीज को न छुए। बिशप ऊपर सिक्योरिटी रूम में जाता। वहां उसे अपना एक साथ काम करने वाला और ताश की एक गड्डी दिखती। वह कहता है तुमने जरूर चीटिंग की होगी क्योंकि ताश के पत्तों पर 4 आना बहुत मुश्किल है। वह आदमी कहता है मैं बस लकी था। बिशप उसे पैकेट देता। इस बीच रू घर में इधर उधर देख रही। वह गलती से एक दरवाजा खोलती है और एक लड़की को देखती है जो आधी नंगी। रू माफी मांगती है, लेकिन लड़की रू से बिकिनी पहनने में मदद मांगती है क्योंकि उसे हाल ही में हुए बूब जॉब से दर्द हो रहा। बिशप देखता है कि रू वापस नहीं आई है, इसलिए वह उसे देखने अंदर जाता। रू कई लड़कियों के साथ डांस कर रही है और अपना स्वेटर उतार देती। बिशप उसे पकड़ता है और बाहर ले जाने लगता, लेकिन उनके जाने से पहले अलामो कहता है 1 मिनट रुको, वह लोरी के लिए काम करती, उसे यहां मेरे पास लाओ। अलामो रू से पूछता है किसने कहा कि तुम मेरी लड़कियों को छू सकती हो? रू माफी मांगती। फिर बातचीत के दौरान अलामो उसे बताता है कि वह एक ऐसे बिजनेस में है जो कोकेन, फेंटानिल और मारिजुआना से ज्यादा पैसा कमाता है, और वह बिजनेस औरतों का। अलामो के कई न्यूड स्ट्रिप क्लब हैं। वह बहुत पैसा कमाता है और लोरी उसकी सप्लायर। रू कहती है मुझे लगता है कि भगवान ने हमें एक साथ लाया। मैं तुम्हारे स्ट्रिप क्लब में काम करना चाहती हूँ। अलामो कहता है कि शायद वह इसके बारे में कुछ कर सकता। अभी के लिए वे कुछ वीड पीते हैं और अलामो अपनी पार्टी में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ नेट के घर पर डिनर के दौरान कैसी कहती है कि वह ऑनली फैंस शुरू करना चाहती है ताकि वह खुद पैसे कमा सके और अपनी शादी के लिए फूलों की सजावट पर $50,000 खर्च कर सके। नेट को लगता है कि कैसी मजाक कर रही है और वह हंसता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह मजाक नहीं है तो वह साफ मना कर देता। कैसी कहती है कि अगर वह उसकी पसंद की शादी का खर्च नहीं उठा सकता तो शायद उन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए। नेट उससे पूछता है कि वह किस तरह की फोटो पोस्ट करेगी। वह कहता है कि अगर वह एक ही समय में अपना चेहरा और शरीर नहीं दिखाएगी तो वह पैसे के लिए ऑनली फैंस कर सकती। इस बीच अलामो की एक लड़की ड्रग्स में फेंटानिल के ओवरडोज से मर जाती। अलामो रू को लाता। रू कहती है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। अगर होता तो मैं अब भी यहां क्यों होती? मैं अब लोरी के लिए काम भी नहीं करना चाहती। अलामो रू से पूछता है क्या तुम भगवान में विश्वास करती हो? वह कहती है हां। अलामो कहता है देखते हैं कि उसे तुम पर यकीन है या नहीं। वे रू को बाहर ले जाते हैं। अलामो एक सोने की रिवॉल्वर में गोली भरता। रू लगभग 15 फीट दूर खड़ी है, उसके सिर पर एक हरा सेब। रू डर से कांप रही है, उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। अलामो रिवॉल्वर को कोक करता है, एक आंख बंद करता है, सेब पर निशाना साधता है और ट्रिगर खींचता। गोली सेब में लगती। रू राहत की सांस लेती है और फिर जोर से हंस पड़ती। एक दिन मैडी एक रेस्टोरेंट में गई और वहां उसकी मुलाकात पेंजलर से हो गई, वही महिला जिसके लिए वह अब काम करती। यह उस समय की बात है जब मैडी नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। वह मेज पर बैठ गई और बताया कि उसने पेंजलर का लेख पढ़ा है और वह उनके लिए काम करना चाहती। पेंजलर ने साफ साफ कह दिया कि वह इस समय किसी को नौकरी पर नहीं रख रही है, लेकिन मैडी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने जोर देकर कहा कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वह किसी भी हाल में काम करने को तैयार। ठीक उसी समय पेंसलर का फोन बजा। मैडी ने फोन उठाया और कहा मिस पेंसलर का ऑफिस। पेंसलर बहुत प्रभावित हुई और बोली यह मेरी नई असिस्टेंट है। फिर अचानक लॉकडाउन लग गया। मैडी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके केटलिन नाम की एक लड़की से संपर्क किया जो खाली हाथ कैलिफोर्निया चली गई थी और टिकटॉक वीडियो बनाने लगी थी। मैडी उसकी मैनेजर बन गई। अब वे दोनों साथ मिलकर फोटोशूट कर रही हैं
और केटलिन एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही। मैडी अब खूब पैसा कमा रही क्योंकि कैटलिन जो कुछ भी करती उस पर उसे कमीशन मिलता। मैडी अपनी ही एजेंसी के डिलन रीड से उसका संपर्क करवा देती, उसका बॉस डिलन का मैनेजर। जब पेंसिलर को इस बारे में पता चलता तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती, नहीं, तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। तुम उस लड़की के साथ काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम हमारे स्टार की इमेज खराब कर दोगी। हमें उसे अगले 40 सालों तक इस इंडस्ट्री में बनाए रखना है। मैडी के पास केटलिन से अलग होने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। 1 साल बाद केटलिन ओनली फैंस के जरिए काफी अमीर बन जाती है और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करती। अब मैडी को बहुत पछतावा हो रहा है। उसे एहसास होता है कि अगर वह केटलिन के साथ रहती तो उसे एक मोटी कमीशन मिलती। ठीक उसी समय मैडी को कैसी का एक डीएम मिलता जिसमें वह लंच पर मिलने के लिए पूछती। इस बीच रू अब अलामो के साथ। अलामो रू से सारा काम करवा रहा है, घर से टिश की मौजूदगी के हर निशान को एक एक करके मिटवा रहा। अलामो ने लॉरी को फोन किया और कहा, तुम लोगों ने हमारी ड्रग्स में फेंटानिल मिला दिया है। लॉरी ने जवाब दिया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रू को एहसास हो गया कि असल में इसके लिए वही लोग जिम्मेदार थे। वैन फे को वजन करने वाली मशीन के बारे में बताना भूल गया था, जिसकी वजह से कुछ फेंटानिल एक्सटेसी में मिल गया। लॉरी और अलामो के बीच बहस शुरू हो गई। लॉरी के बॉयफ्रेंड ने अलामो पर नस्ल भेदी टिप्पणी की और फिर लॉरी ने उसे सुअर कहा। अलामो को नस्ल भेदी टिप्पणी से उतना बुरा नहीं लगा जितना उसे सुअर कहे जाने पर गुस्सा आया। उसका दावा है कि वह उनकी लड़की को अपने साथ ले जा रहा क्योंकि उन्होंने उसकी लड़की को मार डाला था। घर की सफाई करने के बाद रू को प्रमोशन मिल जाता। वह सिल्वर स्लिपर नाम के एक स्ट्रिप क्लब में जाती। बिग एडी पीछे की तरफ बैठा हुआ। वह पैसों का हिसाब किताब रखता, ड्रग्स अपने पास रखता और वही लड़कियों को काबू में रखता। बिग एडी रू से कहता है कि उसका काम यह पक्का करना है कि लड़कियां अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं और उन्हें लगातार ड्रग्स मिलते रहें। लेकिन सबसे जरूरी काम यह पक्का करना है कि पैसे समय पर आएं और कैश का हिसाब किताब एकदम सही हो। स्ट्रिप क्लब में काम करते हुए रू की नजर एंजल पर पड़ती, जो उस जगह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लड़कियों में से एक। रू उसे कुछ ड्रग्स देती। एंजल एक ग्राहक के साथ एक प्राइवेट कमरे में चली जाती है। वे ड्रग्स लेते हैं और सेक्स करते हैं और यह सब तब होता है जब दीवार पर लगा एक सजावटी सामान चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता। रू वहां टॉयलेट साफ करने का काम करती। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद एंजल रू को साथ में नशा करने के लिए बुलाती। रू और एंजल रू की वैन के अंदर साथ में समय बिताते हैं और खूब मजे करते हैं। हाई स्कूल के बाद रू और जूल्स के रास्ते अलग हो गए थे। हालांकि रू कभी कभार जूल्स से मिलने चली जाती थी। जूल्स आर्ट कॉलेज में थी, जबकि रू की जिंदगी में कुछ भी खास नहीं हो रहा था। हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे और रू फिर से बुरी तरह से नशे की लत में डूब गई। अपने परिवार से अलग होने और अपनी छोटी बहन जिया से मिलने की मनाही के बाद रू तब से अब तक होश में नहीं आई। अलामो इस बात पर अब भी गुस्से से उबल रहा है कि लोरी ने उसे सुअर कहा था। वह बिशप और जी के साथ सिल्वर स्लीपर्स में बैठा और उन्हें बता रहा है कि सुअर कहाँ जाना सबसे बुरी बेइज्जती, क्योंकि सुअर अपना ही कूड़ा और अपना ही मल खाते हैं। जी बोर हो जाता है और स्ट्रिपर्स के साथ मौज मस्ती करने के लिए वहां से चला जाता। एंजेल अलामो से टिश के बारे में पूछती, क्योंकि किसी ने भी उसे नहीं देखा है और वह अपना फोन भी नहीं उठा रही। तब रू को एहसास होता है कि एंजेल और टिश सबसे अच्छी दोस्त थीं। रू को दुख होता, लेकिन तभी उसकी नजर बिग एडी पर पड़ती, जो एक सेफ में पैसे छिपा रहा। जब रू मैडी के घर पर होती तो मैडी बताती है कि वह इंस्टाग्राम पर कैसी को डीएम करने के बाद उससे मिलने जा रही। कैसी ओनली फैंस में जगह बनाने की कोशिश कर रही है और कुछ पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम और पोज में अपनी तस्वीरें ले रही। जैसे ही वह मैडी को आते देखती, हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता। कैसी ने मैडी से बात करने के लिए इसी पल का इंतजार किया था, ताकि वह अपना मन हल्का कर सके। मैडी उससे कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया। कैसी बताती है कि वह ओनली फैंस में अपना करियर बनाना चाहती। मैडी उससे कहती है कि वह उसका काम संभालेगी और उसे एक बहुत बड़ी स्टार बना देगी। नेट की कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, खासकर उसके पिता के साथ हुई घटना के बाद। कैल, जो कभी शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर था, अब एक यौन विकृत व्यक्ति के तौर पर बदनाम हो चुका और उसकी इज्जत
पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी। नेट इस समय अपने एक बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा, जिसका उस पर $5 लाख का कर्ज। इस आदमी का एक फ्यूनरल होम। वह साफ साफ शब्दों में कहता है, मेरा तुम पर $5 लाख का कर्ज। अगर तुमने अगले हफ्ते तक मुझे $1 लाख नहीं चुकाए तो तुम्हारा कर्ज बढ़कर $6 लाख हो जाएगा। नेट के पिता कैल उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई आर्थिक परेशानी हो रही है और कैसी, ओनली फैंस पर क्यों। नेट अब और निवेशकों से बात करने की तैयारी कर रहा। इस बीच एंजल अपने दोस्त की कोई खबर न मिलने से चिंता से बेहाल। अलामो ने उससे झूठ कहा था, यह दावा करते हुए कि उसकी दोस्त एक लड़के के साथ भाग गई। एंजेल लॉकर रूम में हंगामा खड़ा कर देती। रू कहती है कि केवल एक लड़की ही दूसरी लड़की के दर्द को सचमुच समझ सकती और उसे शांत कराने के लिए उसके पास जाती। उसे एक जूता आकर लगता। रू भी जवाब में एक जूता फेंकती, लेकिन फिर दोनों बात करने के लिए बाथरूम में चली जाती हैं। रू उसे सच बताती है, टिश ने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी। एंजल टूट जाती है और बेकाबू होकर रोने लगती। अपनी दोस्त की मौत की खबर से पूरी तरह टूट चुकी एंजल बिखर जाती है और भारी मात्रा में ड्रग्स लेना शुरू कर देती। रू अलामो के पास जाती है और पूछती, क्या हम उसकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? अलामो जवाब देता, मेरे स्पीड डायल पर पुनर्वास केंद्र के नंबर हैं। अगर तुम उसे वहां जाने के लिए मना लेती हो तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। नेट अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा है और उन्हें पैसे लगाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा। इसी बीच कैसी उन दोस्तों में से एक की पत्नी से बात कर रही है और कहती, हाँ, मैं ओनली फैंस पर हूं। मैं ये सारी फोटो खुद ही खींचती हूं। वह औरत तुरंत जाकर अपने पति को यह बात बता देती। पति को तो यकीन ही नहीं होता कि नेट इतना ज्यादा कंगाल हो गया। सब लोग किचन में इकट्ठा होते हैं और ठीक सबके सामने यह राज खुल जाता है। कैसी कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ओनली फैंस पर काम कर रही। नेट और कैसी के बीच उनकी गरीबी और ओनली फैंस स्टार के तौर पर कैसी की हैसियत को लेकर सबके सामने एक जबरदस्त झगड़ा हो जाता। वाणा पूछती है कि कौन सा खाना रखना चाहिए और कौन सा फेंक देना चाहिए, लेकिन नेट कुछ भी फेंकने को तैयार नहीं होता। इसी बीच जब रू गाड़ी चला रही होती तो एंजल कहती है कि अमेरिका में बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा लोग लापता होते हैं। वह कहती, ऐसा लगता है जैसे धरती के नीचे कोई बहुत बड़ा चुंबक जो बुराई को अपनी तरफ खींच रहा है। आखिर में रू एंजल को रिहैब सेंटर पर छोड़ देती। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वह जगह बहुत ही अजीब और डरावनी निकलती। रिसेप्शनिस्ट अपने फोन पर वीडियो गेम खेल रही होती और वहां कागजों का कोई नामो निशान नहीं होता। एंजल डर जाती है। वह वहां रुकना नहीं चाहती, लेकिन रू उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा और वादा करता है कि वह उसे लेने वापस आएगा। जैसे ही रू वहां से निकलने लगता, एक एम्बुलेंस आकर रुकती। पास ही एक कार में बैठा कोई व्यक्ति चुपके से सब कुछ देख रहा होता। इसी बीच नीचे बेसमेंट के कमरे में वैन और फिर सेक्स कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें कोई आवाज सुनाई देती और वैन अपनी शॉटगन उठा लेता। फिर पूछती, क्या वह कोई डायनासोर है? जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा सुअर दिखाई देता। वह सुअर पूरे घर में इधर उधर भाग रहा और वे उसे काबू नहीं कर पा रहे हैं। लोरी को वहां एक झंडा दिखाई देता है जिस पर लिखा, अलामो को याद रखो। रू जूल्स से मिलने शहर जाती और लिफ्ट में दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। जूल्स पूछती है कि क्या रू ने अब ड्रग्स लेना छोड़ दिया। रू जवाब देती है कि वह शराब पीती है और कभी कभी गांजा भी पी लेती, लेकिन वह ऐसी किसी भी चीज से दूर रह रही है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो। जूल्स का एक बॉयफ्रेंड, लेकिन वह अभी अपने परिवार के साथ घर पर। आखिर में जूल्स नहाने जाती है और रू को भी अपने साथ आने के लिए बुलाती। जूल्स को अपनी नई पेंटिंग शुरू करने के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा मिल गई। जूल्स के साथ एक रूममेट रहती। अब जूल्स एक आर्टिस्ट है और जैसा कि हम जानते हैं, आर्टिस्ट लोगों के पास शायद ही कभी पैसे होते हैं। इसलिए उसकी रूममेट को एक आइडिया आया। दुनिया में ऐसे बहुत से अमीर आदमी हैं जो किसी औरत को डेट पर ले जाने के बदले पूरा खर्च उठाने को तैयार रहते हैं। जूल्स को लगा कि यह उसके लिए एक मौका है और इसलिए उसने शुगर डैडीज के साथ डेटिंग शुरू कर दी। पैसे इतने ज्यादा थे कि वह उन लोगों की अजीबोगरीब आदतों और अजीब मांगों को भी बर्दाश्त करने को तैयार थी। जूल्स कई आदमियों से मिली, लेकिन आखिर में उसने एलिस नाम के एक प्लास्टिक सर्जन के साथ एक समझौता कर लिया। अब एलिस जूल्स के सारे खर्च उठाता। एलिस का अपना एक परिवार और उसकी पत्नी को इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि उसके पति में कुछ कमियां हैं और यह कि जूल्स जैसी लड़कियां उसकी खास कमजोरी हैं।
इस बातचीत के बाद जूल्स को लगा, अब कॉलेज जाने का क्या फायदा। पैसे देखकर, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे, उसने अपने बाकी सभी क्लाइंट्स को छोड़ दिया और पूरी तरह से उस सर्जन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उस आदमी को ट्रांस महिलाओं के साथ अजीबोगरीब हरकतें करने का एक अनोखा ही जुनून। रू को स्ट्रिप क्लब में प्रमोशन मिल गया। अब वह सिर्फ लड़कियों को ही मैनेज नहीं कर रही, बल्कि हथियारों के व्यापार की भी देखरेख कर रही। जिसे भी बंदूक चाहिए, उसे बस रू के पास आना होता। वह भारी हथियार रखती है। ये सभी 3D प्रिंटेड होते हैं, जिसका मतलब है कि इन पर कोई सीरियल नंबर नहीं होता और न ही कोई ऐसा सुराग होता है जिससे इनका पता लगाया जा सके। वह यह सामान सीधे कार्टर्स को बेच रही। रू अपने कामों को यह कहकर सही ठहराती है कि उसके पास मौजूद 90% सामान अमेरिका से बाहर मेक्सिको भेजा जा रहा। रू कमीशन पर काम करती है और फिलहाल वह एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अलामो उससे कहता, बस अपना काम करती रहो। रू जवाब देती है कि वह ऐसा तब तक ही करेगी जब तक उसके पास कोई कानूनी बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो जाते। यह सुनकर अलामो भड़क उठता है और पूछता, क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि मेरा बिजनेस कानूनी नहीं है? वह यह बात सामने रखता है कि शुरू में तो लॉटरी भी गैर कानूनी थी, लेकिन आखिरकार वह भी कानूनी बन गई। अलामो उसे याद दिलाता है कि इस दुनिया में असल में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, ताकत। और पैसे कमाना भी एक तरह की ताकत ही। अचानक एक सुअर स्ट्रिप क्लब में घुस आता है और पूरे फर्श पर पेशाब कर देता, लेकिन अलामो अपनी सोने की रिवॉल्वर से उसे वहीं मार गिराता। अलामो पूछता है कि लोरी को सबसे ज्यादा प्यारी कौन सी चीज। रू बताती है कि लोरी के पास पैलाडिन नाम का एक तोता, जो उसकी पूरी दुनिया। इसके बाद रू जूल्स के घर जाती, उसे काफी सारे पैसे देती और कहती, अब से मैं तुम्हारी शुगर डैडी हूं। रू को नैट और कैसी की शादी का न्योता मिला। क्योंकि उसके पास एक +1 का ऑप्शन, इसलिए वह जूल्स से अपने साथ चलने के लिए कहती। शादी में जूल्स एक ऐसा गाउन पहनती है जिसे देखकर लगता है कि जरा सी हवा चलने पर ही वह उसके शरीर से फिसलकर नीचे गिर जाएगा। मैडी भी एक रिवीलिंग हरी ड्रेस पहनकर आती, यह पक्का करते हुए कि सबकी नजरें उसी पर टिकी रहें। नेट की मां मार्शा जूल्स को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि वह कौन। इसी बीच कमरे के दूसरी तरफ कैल और जूल्स की नजरें आपस में मिलती हैं। दूसरी तरफ कैसी बहुत परेशान है क्योंकि उसका होने वाला दूल्हा कहीं भी नहीं मिल रहा। नेट बाथरूम में है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ और शॉवर में उल्टी कर रहा है, जबकि उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी शादी की वेदी तक पहुंचने से बस कुछ ही पल दूर और हर कोई उसका इंतजार कर रहा। कैसी की मां उससे कहती, मुझे अपनी शादी याद है, वह एक बहुत ही खूबसूरत दिन था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे पिता के साथ शादी के मंडप तक गई थी। शायद वह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। वह आखिरी खुशी का पल था जो मैंने तुम्हारे पिता के साथ बिताया था। यह सुनकर कैसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी शादी को लेकर पहले से ही घबराई हुई थी और उसकी मां ने उसकी घबराहट को और भी बढ़ा दिया था। खैर, शादी हो जाती। जब वे एक दूसरे को किस करते हैं तो हर कोई खुशी से चिल्ला उठता। पति पत्नी के तौर पर जब वे एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं तो हर कोई उनके लिए तालियां बजाता। ठीक उसी समय जब नेट और कैसी फोटो खिंचवा रहे होते हैं, रू को अलामो से एक फोन आता है और उसे वहां से जाना पड़ता। लोरी के घर पर वैन और फे एक साथ होते हैं। लोरी का बॉयफ्रेंड फे का मजाक उड़ाता है, जो बात वैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी लोरी अंदर आती है और बताती है कि उसे अलामो से एक मैसेज मिला है। हमें अभी भी तुमसे वह सामान चाहिए, हम उसे लेने के लिए रू को भेज रहे हैं। वैन कहता, हमें रू को किडनैप कर लेना चाहिए। लोरी जवाब देती, असल में रू का वापस आना उसके लिए ही अच्छा होगा। शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं और अब रिसेप्शन का समय। कैसी और नेट दुनिया के सबसे खुशहाल जोड़े की तरह दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी कैल माइक्रोफोन अपने हाथ में ले लेते हैं। नेट अपने भाई को इशारा करता है कि वह तैयार रहे। जैसे ही पिताजी कुछ भी अटपटा बोले, माइक्रोफोन उनसे छीन लेना। कैल बोलना शुरू करते हैं, आप सबने शायद मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन असली विजेता तो मेरा बेटा। आज उसकी शादी हो रही है। कैल आगे कहते हैं, जरा उसकी पत्नी को तो देखिए। इस कमरे में ऐसा कौन है जो यह दावा कर सके कि उसने उससे भी ज्यादा बेहतरीन महिला से शादी की है। जूल्स बाहर जाती है और वहां उसे कैल दिखाई देता। कैल जूल्स से उसे फिल्माने के लिए माफी मांगता। वह समझाता है कि उसने वह वीडियो सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए बनाया था,
उसे बांटने के लिए नहीं। जूल्स हैरान रह जाती है कि जब कैल गिरफ्तार हुआ था तो पुलिस उसे ढूंढते हुए क्यों नहीं आई। कैल बताता है कि पुलिस ने असल में उसे किसी दूसरे वीडियो के सिलसिले में पकड़ा था। वह यह राज भी खोलता है कि जूल्स वाला वीडियो असल में कभी पुलिस तक पहुंचा ही नहीं। जूल्स को एहसास होता है कि जरूर नेट ने ही वह टेप नष्ट कर दिया होगा। कैल उससे कहता है कि वह बहुत ही शानदार दिख रही और जब वह जाने के लिए मुड़ती तो वह उसके लिए सीटी बजाता। जब रू अलामों के लिए सामान लेने लोरी के घर जा रही होती तो उसे फेज का फोन आता। फेज उसे बताता है कि वह पार्कोर का इस्तेमाल करके जेल से भागने का प्लान बना रहा। रू मजाक में जवाब देती, अगर तुम कभी जेल से भागो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। इसी बीच रिसेप्शन पर मैडी उन दोनों को घूर रही होती। तभी अचानक नसीम अंदर आ जाता। नसीम कहता, तुम्हें नहीं लगता कि इतनी महंगी पार्टी देना बेवकूफी, जबकि तुम्हें अभी भी लोगों के पैसे चुकाने हैं। बात और भी बिगड़ गई जब नेट और कैसी के दोस्तों ने यह सब सुन लिया और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने नेट को काफी बड़ी रकम उधार दी थी। नसीम यही नहीं रुका, उसने शादी में परोसी गई हर एक महंगी डिश की तरफ इशारा करके उनका मजाक उड़ाना जारी रखा। जब कैसी ने पूछा कि वह कौन, तो नसीम ने जवाब दिया, मैं कभी नेट का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब मैं उसका सबसे बुरा सपना बनने वाला हूं। नेट को धमकी देने के बाद नसीम वहां से चला गया। कैसी और नेट अपना पहला डांस शुरू करते हैं। नेट उसे मुस्कुराते रहने और परेशान न होने के लिए हिम्मत देता और उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। नेट कहता है कि अब से उन्हें शायद कम बजट में गुजारा करना पड़ेगा। डांस के दौरान वह एक काल्पनिक फंदे का इस्तेमाल करके उसे अपनी ओर खींचता। कैसी अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करती, क्योंकि गरीब होने के ख्याल से ही वह बुरी तरह डर जाती। नेट एक्टिंग करने में उससे कहीं ज्यादा बेहतर, जबकि कैसी पूरे समय ऐसी लगती है जैसे वह बस रोने ही वाली हो। उन दोनों को देखकर मैडी चिढ़ जाती है और गुस्से में शादी से बाहर चली जाती। अब नेट को अपने पड़ोसी फ्रेडी को मनाना, जिसने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे। नेट एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है कि उनकी नई कंस्ट्रक्शन साइट पर एक दुर्लभ फूल मिला, जिसकी वजह से परमिट रोक दिए गए हैं और शहर के अधिकारियों ने काम बंद करवा दिया। नेट कहता, अरे सब ठीक है, बस अपनी पत्नी से कह देना कि वह अपना मुंह बंद रखे। फ्रेडी की पत्नी कैसी को बता रही है कि उन्होंने अपने बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए जमा किए गए पैसे इस बिजनेस में लगा दिए हैं, लेकिन कैसी इन सब बातों से पूरी तरह बेपरवाह बनी रहती। नेट बाहर निकलता और जूल्स को देखकर उससे कहता है कि उसे खुशी है कि वह आई। इस बीच कैसी को बस एक ही चिंता सता रही है कि कहीं उसका पति गरीब न हो जाए। जब वह नेट पर चिल्लाते हुए एक बोतल खोलने की कोशिश करती तो उसका कॉर्क उछलकर सीधे नेट के चेहरे पर जा लगता। नेट का भाई उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता, शांत हो जा भाई, यह तो बस एक हादसा था। लॉरी के घर जाते समय रू की मुलाकात बिशप से होती, जो उसके पीछे पीछे चलने लगता। जब वे लॉरी के घर पहुंचते हैं तो वैन एक शॉटगन लिए हुए बाहर निकलता। बिशप शांति से अपनी जैकेट उतारता, अपनी बंदूक निकालता, उसे सौंप देता और फिर अपनी जैकेट वापस पहन लेता। घर में घुसते ही बिशप कहता, हम कुछ सामान खरीदने आए हैं। अलामो अब भी तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता। वह तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास जा सकता था, लेकिन उसे तुम्हारे रेट पसंद हैं। लेकिन सबसे पहले हमें सामान को टेस्ट करना होगा। लोरी रू से पूछती है कि उसे वापस लाने के लिए क्या करना होगा, लेकिन रू बस यही जवाब देती है कि उसे अलामों के लिए काम करना पसंद। तभी बिशप को एक तोता दिखाई देता है और वह कहता है कि उसे पक्षी बहुत पसंद है। लोरी का बॉयफ्रेंड एक बार फिर फे का मजाक उठाते हुए उसे लोकल गद्दा कहता, जिससे वैन को बहुत गुस्सा आता। बिशप तोते के पास जाता है और उसके पानी में एक छोटी सी गोली डाल देता। लोरी पूछती, तुम क्या कर रहे हो? वह पीछे मुड़ता, एक पंख उठाता, उसे अपने बालों में लगा लेता और मुट्ठी भर पैसे हवा में उछाल देता। फिर वह अपनी उंगलियों से बंदूक का आकार बनाता। सारे पैसे मेज पर गिर जाते हैं। घर जाते समय नेट अपनी पत्नी से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह कहता है कि वह उसे अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाएगा और उनकी पहली रात एक साथ बहुत रोमांटिक होगी। मुसीबत तब शुरू होती है जब वे घर पहुंचते हैं और लाइट जलाते हैं। नसीम सोफे पर बैठा होता। नसीम के आदमी नेट को जमीन पर गिरा देते हैं और कैसी को एक तरफ धकेल देते हैं। कैसी का चेहरा खून से लथपथ हो जाता। नेट सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता,
लेकिन कैसी जमीन पर बेसुध पड़ी है और उसकी नाक से खून बह रहा। कैसी रोने लगती और ठीक उसके पीछे नेट की बेरहमी से पिटाई की जाती। वे उसे जमीन पर घसीटते हैं जिससे उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता। मुझे मेरा पैसा चाहिए, नसीम ऐलान करता और फिर नेट के पैर की छोटी उंगली काट देता। कैसी डर के मारे चीख पड़ती और नसीम उससे कहता, कुछ लोगों को विरासत में दौलत मिलती जबकि दूसरों को कर्ज। इसी बीच जब रू घर की ओर जा रही होती तो सायरन बजाती हुई एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती। वे खिड़की पर दस्तक देते हैं और रू को बाहर आने का हुक्म देते हैं। वे नारकोटिक्स डिवीजन से हैं। जूल्स घर पहुंचती है और एलिस द्वारा भेजे गए फूल देखती। दूसरी तरफ लोरी सो रही होती। तभी तोता पानी पीता है। अचानक वह एक तीखी चीख मारता है और अपने पिंजरे के तल पर गिर पड़ता। जब डीईए के एजेंट्स गाड़ी की तलाशी ले रहे होते हैं तो रू पुलिस की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी होती। पुलिस को कुछ ड्रग्स मिलते हैं। वे रू को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और उसे सीधे पूछताछ वाले कमरे में ले जाते हैं। रू, जो थोड़ी हकलाकर बोलती, बताती है कि वह एक शादी में जा रही। जब वे उससे मेक्सिको के बारे में पूछते हैं तो वह हर बात से इनकार करने की कोशिश करती। वे उससे पूछते हैं, अगर हमारे पास मेक्सिको में तुम्हारी कोई फोटो हो तो तुम क्या कहोगी? असल में उनके पास कार्टेल के एक सदस्य के साथ उसकी एक फोटो होती। उन्हें पता है कि वह लोरी के साथ काम करती। वे उससे कहते हैं, या तो 20 साल के लिए जेल जाओ और फेडरल एजेंटों से झूठ बोलने के लिए 5 साल की अतिरिक्त सजा भुगतो, या फिर हमारी मुखबिर बन जाओ, ये फोन ले लो और हमारे लिए जानकारी इकट्ठा करो। रू मुखबिर बनने का फैसला करती है और फोन ले लेती। पुलिस उसकी सारी ड्रग्स को शुगर पिल्स से बदल देती। जब रू स्ट्रिप क्लब लौटती तो किटी नाम की एक नई लड़की वहां काम शुरू करने ही वाली होती। रू का फोन इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही वह अपनी मां को कॉल करती, एक पुलिस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती। अलामो उसे वह पंख दिखाता है और डींगे मारता है कि उसने पैलाडिन को कैसे मारा। रू को पसीना आने लगता। बिग एडी नकली ड्रग्स को सेफ के अंदर रख देता। नेट का पैर का अंगूठा फिर से जोड़ दिया गया, लेकिन अब वह काम नहीं करता। वह और कैसी अब पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। जब कैसी पूछती है कि उस पर कितना कर्ज, तो वह बताता है कि उस पर लगभग $10 लाख का कर्ज। कैसी अपना बैग पैक करती है और चली जाती। मैडी उसे लेने आती। गाड़ी चलाते हुए मैडी कहती, सबसे पहले चलो तुम्हारे इस लुक पर कुछ काम करते हैं। वह अपनी टीम से कहती, हमारा मकसद है कि हम इसे एक छोटे शहर की लड़की से सीधे एक मॉडर्न शहरी लड़की में बदल दें। एलए नाइट्स के सेट पर लेक्सी जूल्स से एक पेंटिंग बनाने को कहती। जहां गैलरी में उसकी कला को सिर्फ कुछ ही लोग देख पाते, वहीं यहां इस सेट पर लाखों लोग जूल्स का काम देखेंगे। जूल्स ने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें असल में एक पिकनिक दिखानी थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसमें 14 लिंग बना दिए। जब सबको पता चला कि जूल्स एक ट्रांस व्यक्ति हैं, तो किसी ने भी उन पर गुस्सा नहीं किया। हालांकि लेक्सी के बॉस ने कहा, यह हद से ज्यादा हो गया, और जोर देकर कहा कि जूल्स इसे बदल दें। नतीजतन जब तक यह मसला हल नहीं हो गया, तब तक शूटिंग रोकनी पड़ी। लेक्सी के बॉस ने उन्हें बताया कि इस पेंटिंग की वजह से उन्हें $56,000 का नुकसान हुआ और उस सीन को दोबारा शूट करने में $1,91,000 का खर्च आएगा। जब लेक्सी जूल्स से अपनी पेंटिंग बदलने को कहती, तो जूल्स दुख से भरकर अपनी पूरी कलाकृति पर लाल रंग पोत देती, जिससे वह खराब हो जाती। इस बीच लोरी और उसकी टीम उस चिड़िया को दफनाने में लगी। वे सोच रहे हैं कि अलामों पर ऐसी जगह कैसे वार किया जाए जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो। रू डीईए से बात करती है और समझाती है कि चूंकि अलामों ने लोरी के तोते को मार दिया, इसलिए वह कुछ समय के लिए ड्रग्स की सप्लाई नहीं कर पाएगी। हालांकि वह उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही किसी दूसरे ड्रग डीलर का इंतजाम कर देगी। कैसी ने अब मैडी के साथ पार्टनरशिप कर ली है और अपने ओनली फैंस को अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही। मैडी तस्वीरें खींच रही, जबकि एक दूसरी लड़की लीफ ब्लोअर से कैसी के बालों को उड़ा रही। रू कुछ ड्रग्स लेने के लिए मैडी के घर पहुंचती। जब लेक्सी को पता चलता है कि रू ड्रग्स ढूंढ रही, तो उसे डर लगता है कि कहीं रू फिर से ड्रग्स लेना शुरू न कर दे। रू कहती, नहीं, मुझे ये ड्रग्स किसी और के लिए चाहिए। लेक्सी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सब पर भड़क उठती है। वह कहती है कि रू ड्रग्स खरीद रही, कैसी पोर्न बना रही और मैडी दलाल जैसा बर्ताव कर रही।
इस बीच नैट आखिरकार कैलिफोर्निया बोर्ड से अपने प्लान का रिव्यू करवाने में कामयाब हो जाता। वह उनसे कहता, हमारा नया प्लान पेड़ों के आसपास निर्माण करना, ताकि वे सुरक्षित रहें और बुजुर्ग लोग उनका आनंद लेते रह सकें। हालांकि कैलिफोर्निया राज्य के अधिकारी उसे बताते हैं कि जब तक पर्यावरण रिपोर्ट जारी नहीं हो जाती तब तक यह प्रोजेक्ट रुका रहेगा। यह सुनकर नैट जमीन पर गिर पड़ता है और उनसे मिन्नतें करने लगता। वह गुजारिश करता है कि अगर वे उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बीच कैसी अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रख देती है और उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने चली जाती है जहां लेक्सी रहती। उस रात लेक्सी देखती है कि उसकी बहन सामने वाली खिड़की पर खड़ी होकर तस्वीरें ले रही। रू अपने ग्रुप के साथ पोकर खेल रही। बिशप खेलना जारी रखना चाहता, लेकिन रू कहती, हमारा नया ड्रग सप्लायर कौन होगा? मैं मैक्सिको में एक सप्लायर को जानती हूं, हम उससे संपर्क कर सकते हैं। अलामो उसे शक की नजर से देखता, जिससे रू बहुत घबरा जाती। उसे शक है कि रू ड्रग्स ले रही। तो बातचीत को भटकाने के लिए रू बस साथ देती है और कहती, हाँ मैं ड्रग्स ले रही हूं। पुलिस यह पूरी बातचीत सुन रही। रू के पास 3 सेवंस आते हैं और वह बिशप को पोकर में हरा देती। जब सब लोग रू की जीत का जश्न मना रहे होते हैं, अलामो उसे एक तरफ खींचता है और चेतावनी देता, इन भारी ड्रग्स के चक्कर में मत पड़ना। रू अपने लॉकर से एंजेल का नाम मिटा देती। उसकी जगह जब किट्टी अपना पहला डांस कर रही होती है, किट्टी का नाम उस पर टेप से चिपका दिया जाता। रू देखती है कि नई लड़की किट्टी किस हालत में। उसे पता चलता है कि किट्टी को ड्रग्स दिए गए हैं और उसे लड़कों के एक ग्रुप के साथ पीछे के कमरे में ले जाया जा रहा। कैसी और मैडी ब्रैंडन फोंटेन के घर जा रही हैं। उनके 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मैडी चाहती है कि कैसी उनके साथ एक हॉट फोटो खिंचवाए। मैडी उसे सलाह देती, देखो, लोगों के साथ घुल मिल कर रहो, लेकिन उन्हें अपना फायदा मत उठाने दो। उस इन्फ्लुएंसर का ध्यान खींचने के लिए कैसी एक मेज पर खड़ी होकर नाचती है और साथ ही एक दूसरी लड़की को किस करती। फिर कैसी ब्रैंडन के साथ नाचती है और फोटो खिंचवाते हुए सारी लाइमलाइट खुद बटोर लेती। कैसी के साथ जो दूसरी लड़की, वह कैटलिन, जिसके साथ मैडी ने कोविड के दौरान काम किया था। जब कैसी देखती है कि मैडी वहां नहीं, तो वह और कैटलिन ब्रैंडन के साथ कोकीन लेने चली जाती हैं। कैटलिन कोकीन को अपने पेट पर रखती है ताकि ब्रैंडन उसे वहां से सूंघ सके, लेकिन कैसी उसे झपट लेती है और खुद सूंघ लेती। फिर कैसी ब्रैंडन से कहती है कि वह कोकीन को उसके प्राइवेट पार्ट के ठीक ऊपर से सूंघे। कोकीन लेने के बाद कैटलिन की तबीयत बिगड़ने लगती। इसी बीच मैडी कैमरों के साथ कमरे में घुसने की कोशिश कर रही होती। कैटलिन सिंक में उल्टी करती, जबकि ब्रैंडन कैसी से कहता है कि वह उसे जोर से चौदेगा। इससे पहले कि वे सेक्स कर पाते, मैडी दरवाजा खोलकर अंदर आती है और सब कुछ रोक देती। बिना एक पल भी हिचकिचाए कैसी खुशी खुशी कैमरों के सामने अपना परिचय देती है और अपना इंस्टाग्राम हैंडल बताती। बाद में कैसी के फोन पर नए फॉलोअर्स की बाढ़ आ जाती। मैडी कैसी से कहती, अब सबका ध्यान तुम पर है, तुम्हें बस इसे बनाए रखना। इसी बीच शैंपेन रूम में किटी उन लड़कों के साथ कैमरों से देखते हुए रू को महसूस होता है कि किटी शायद तकलीफ में। बाथरूम में किटी माउथ वॉश से अपना मुंह धोती है और रू से पूछती है कि क्या उसके पास और केटामाइन। रू पूछती है कि क्या उन लड़कों ने उसे चोट पहुंचाई, और हालांकि किटी इससे इनकार करती, पर वह साफ तौर पर डरी हुई दिखती। रू पूछती, क्या वे तुम पर जोर डाल रहे हैं? किटी जोर देकर कहती है कि वह ठीक उसी समय मैजिक रेस्टरूम से बाहर निकलता है और रू को घूरते हुए रहस्यमयी ढंग से सीटी बजाता। रू क्लब से बाहर निकलती है और राहत की सांस लेती, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ आई। मैजिक ने जो कुछ भी सुना था वह सब बिग एडी को बता देती। जब रू अपना फोन लेने के लिए ऑफिस लौटती तो बिग एडी उससे पूछता, तुम किटी से किस बारे में बात कर रही थी? ठीक उसी समय रू की मां का अचानक फोन आ जाता। कुछ पल के गहरे तनाव के बाद वह फोन उठाती। फोन करने वाला एक DEA एजेंट निकलता जो उसे निर्देश देता, ऐसा दिखाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं और तुम अपनी दादी के बारे में बात कर रही हो। वह रू से कहता, वहां जो लड़की है मैजिक, वह तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए तुम्हें उसे बदनाम करना होगा। रू मैजिक के लॉकर की तरफ देखती। वह मैजिक से बहस करती और बिग एडी को यह साबित करने की कोशिश करती है कि मैजिक नशे का आदी। अचानक नकाबपोश घुसपैठिए क्लब में घुस आते हैं और बंदूक की नोक पर सिक्योरिटी स्टाफ को डराते धमकाते हैं।
वे सीधे ऑफिस में घुस जाते हैं, बिग एडी के सिर पर बंदूक तान देते हैं और उसे लॉकर खोलने की मांग करते हैं। बिग एडी उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वे कभी भी लॉकर नहीं खोल पाएंगे। इसके जवाब में घुसपैठिए रू और मैजिक को गोली मारने की धमकी देते हैं। उनमें से एक आदमी कहता, एक तीर से दो शिकार। वह आदमी उन पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय वह बिग एडी के पेट में गोली मार देता। ड्रेसिंग रूम में किटी अपनी एक साथी स्ट्रिपर से पूछती है कि क्या उसने कुछ सुना। जब स्ट्रिपर मना कर देती तो किटी फिर से केटामाइन लेने लगती। ऑफिस में बिग एडी के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता और वे उसे और ज्यादा डरा धमकाकर तिजोरी की जगह बताने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब वह तिजोरी खोल रहा होता तब भी वे उसका मजाक उड़ाना जारी रखते हैं। वे सारा पैसा और ड्रग्स इकट्ठा करते हैं, अपने ट्रक में बैठते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं। रू तुरंत बिशप को फोन करती है और उसे बताती है कि बिग एडी को अस्पताल ले जाने की जरूरत, लेकिन बिशप हमलावरों का पता लगाने पर अड्डा हुआ। मैजिक ट्रक की सर्विलांस फुटेज देखती है और गौर करती है कि उस पर कोई लाइसेंस प्लेट नहीं। हालांकि वह देखती है कि ट्रक चला रही महिला के होंठ बड़े हैं। जैसे ही रू यह सुनती है कि वह एक बड़े होंठों वाली महिला थी, वह तुरंत उसे फे के तौर पर पहचान लेती। कैसी अभी अपने पैरों की उंगलियां चाट रही। उसके और ब्रैंडन का वीडियो वायरल होने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही उसे 17,000 नए सब्सक्राइबर मिल गए हैं। लोग अब उस पर ध्यान देने लगे हैं क्योंकि मैडी को ठीक ठीक पता है कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी। कैसी अब ASMR कर रही, सेलर स्टाइल के कपड़े पहन रही और यहां तक कि शरीर के कुछ खास हिस्सों पर ध्यान खींचने के लिए अजीब अजीब पोज भी दे रही। जैसे ही उसके 50,000 फॉलोअर्स पूरे हुए, उसने जश्न मनाने के लिए एक पॉडकास्ट टूर किया, जिस दौरान उसने यह तर्क दिया कि पुरुषों को आजाद किया जाना चाहिए। असल में वह ज्यादा ध्यान पाने के लिए जानबूझकर ऑनलाइन लोगों को उकसा रही। कैसी अभी भी अपने पति को पैसे भेजती। अब नेट उसके चैनल को सपोर्ट कर रहा। हालांकि मैडी कैसी से कहती है कि वह वायरल होने की कगार पर है और उसे शक है कि नेट उसका इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि कानूनी तौर पर कैसी की संपत्ति का 50% हिस्सा उसे ही मिलेगा। जैसे जैसे कैसी अपने स्ट्रीम्स में बड़े बड़े डिल्डो का इस्तेमाल बढ़ाती जाती, वह और भी ज्यादा मशहूर होती जाती। ऑनलाइन रिक्वेस्ट की लगातार आती बाढ़ को देखते हुए कैसी खुद को एक विशालकाय दैत्य के रूप में देखती, जो अपने टाइगर प्रिंट लियोटार्ड से बाहर निकल रहा। वह अपनी सपनों की जिंदगी जी रही। विशालकाय कैसी लॉस एंजल्स की सड़कों पर बड़े बड़े कदम भरते हुए चलती, लोगों को अपने पैरों तले रौंदती जाती, जबकि बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। एक हेलीकॉप्टर से एक आदमी की आवाज आती है, बड़ी औरत, घुटनों के बल बैठ जा। और विशालकाय कैसी पलक झपकते ही उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देती। इसी बीच अपने कमरे में बैठा एक आदमी ऑनली फंस पर कैसी को देखते हुए हस्त मैथुन कर रहा होता। तभी अचानक ये विशालकाय कैसी उसके गगनचुंबी अपार्टमेंट की खिड़की पर दस्तक देती। कैसी अपने नंगे स्तन दिखाती है और उन्हें जोर से शीशे पर मारती है, जिससे खिड़की टूट जाती है और वह अंदर घुस आती। कैसी जानती थी कि यही उसकी किस्मत है, सब पर जीत हासिल करना, राज करना और सब कुछ जीत लेना। पूरे लॉस एंजल्स में धमाकों से हड़कंप मचा हुआ और कैसी हॉलीवुड साइन के सामने प्रार्थना कर रही। बिशप रू से लोरी के घर का नक्शा बनाने को कहता। अलामो अपनी टीम से वफादारी के बारे में बात कर रहा। वह इस बात से बेहद नाराज है कि बिग एडी ने लॉकर खोलकर उसके साथ धोखा किया। अलामो की लंबाई 6 फुट 3 इंच, लेकिन जो पैंट वह आदमी उसके लिए लाया था वह सिर्फ 5 फुट 9 इंच की थी। वह चिल्लाने लगता है और लड़के को धमकाता है, यहां तक कि वह एक आइस पिक से उस पर हमला करने ही वाला होता। उस समय कैसी इत्तेफाक से ब्रैंडन के घर पर मौजूद होती। वह कैसी से कहता है कि वह मैडी को छोड़ दे, यह तर्क देते हुए कि मैडी कोई असली मैनेजर नहीं है, वह तो बस एक असिस्टेंट। ब्रैंडन उससे कहता, हमारे इन्फ्लुएंसर हाउस में आकर रहो और ढेर सारा पैसा कमाओ। कैसी दुविधा में पड़ जाती क्योंकि मैडी उसकी सबसे अच्छी दोस्त। उसे मनाने के लिए ब्रैंडन उसे एक पोस्ट में टैग भी करता। इस बीच मैडी अपने बॉस के ऑफिस में कुत्ते की उल्टी साफ कर रही। वह सलाह लेने के लिए नेट को फोन करती। नेट उसका पूरा साथ देता। वह कहता, हाँ बेब, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और यह करो। तुम्हें ब्रैंडन के साथ एक सेक्सी वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि उसके 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कुछ भी ज्यादा अजीब या वैसा कुछ नहीं, बस हॉट टब में कुछ।
नेट उसे बताता है कि वह उसके सारे वीडियो देख रहा है और उसे काफी प्रभावित। रू बहुत ज्यादा घबराई हुई। बिशप ऐसे कपड़े पहनकर आता है जो खून के छींटों से उसे गंदा होने से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वह उससे कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा जैसे उसके आने के बाद से ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रू को एहसास होता है कि वह खतरे में, लेकिन वह उसे बार में जाकर अलामों से मिलने का निर्देश देता। जैसे ही वह वहां से निकलती, वह किसी और के टुकड़े टुकड़े कर देता। रू बार की ओर जाती, जहां अलामो ट्रम्पेट बजा रहा होता है और किटी सोफे पर लेटी होती। लोरी ने अलामो को बुलाया है और उससे मिलना चाहती। रू को लोरी के घर के पूरे नक्शे की जानकारी है। यह ऐसी जानकारी है जिसकी अलामो को जरूरत, ताकि वह एक लॉकर से कुछ निकाल सके। पैसे नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमती कोई चीज। रू का मानना है कि वह चीज शायद उस बेसमेंट में हो सकती। बिशप उस आदमी के बचे हुए टुकड़ों को, जिसे उसने काट डाला था, अपने सुअरों को खिला देता। जैसे ही रू अलामो के घर से निकलती, वह पुल के नीचे इंतजार कर रहे DEA एजेंट्स से मिलने चली जाती। वे कहते हैं, हमें लोरी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। इसलिए वे उसके फोन को टैप करते हैं और उसे लोरी को फोन करने का निर्देश देते हैं। रू लोरी से कहती है कि चिड़िया की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लोरी फोन काट देती। फिर रू वैन को फोन करती। उस समय वैन फे के साथ बैठा फिल्म देख रहा होता। वैन रू से पूछता, तुम अब भी हमारे लिए ड्रग्स लाने ले जाने का काम करना चाहती हो, है ना? वह अनजाने में खुद को ही फंसा लेता जब वह यह बता देता है कि अब उनके पास ड्रग्स लाने ले जाने वाला एक नया आदमी। DEA ने सफलतापूर्वक जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। यह पता चलने के बाद कि मैडी तो बस मिस पेंजलर की असिस्टेंट कैसी इन्फ्लुएंसर हाउस में ब्रैंडन के साथ रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाली होती। फिर वह मैडी के घर जाती। मैडी ने अपनी रहने की जगह के बारे में झूठ बोला था। आखिरकार कैसी मैडी को बता देती है कि वह उसे मैनेजर के पद से हटा रही, और मैडी तुरंत ही LA नाइट्स के लिए कैसी का आने वाला ऑडिशन कैंसिल कर देती। यह सुनकर कैसी घबरा जाती है और कहती, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैडी तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट निकालती जिस पर कैसी बिना पढ़े ही दस्तखत कर देती। मैडी सबूत के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसकी एक फोटो भी खींच लेती। असल में मैडी के पास देने के लिए ऐसा कोई ऑडिशन था ही नहीं। इसके बाद मैडी लेक्सी से बात करने जाती है और कहती, मेरा एक काम कर दो, ऑडिशन की लिस्ट में अपनी बहन का नाम भी डाल दो। लेक्सी जवाब देती, मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन मैडी उसे मनाने में कामयाब हो जाती। कैसी एक ऑडिशन के लिए जाती, लेकिन वहां वह अपने शादी से पहले वाला नाम इस्तेमाल करती है और लेक्सी की बहन होने का दावा करती। उसे अंदर बुलाया जाता और उसके ऑडिशन टेप में उसे शेक्सपियर की एक कहानी पर आधारित एक सीन करते हुए देखा जाता है, खास तौर पर एंटनी और क्लियोपेट्रा का एक मोनोलॉग बोलते हुए। यह एक ऐसे बदनसीब जोड़े की कहानी जिनमें से एक को दूसरा बदनसीब विजेता भगवान की तरह पूजता। लेक्सी का बॉस उसे देखता है और कहता, अगर वह शेक्सपियर कर सकती तो वह यकीनन LA नाइट्स भी कर सकती, और सचमुच उसे वह रोल मिल जाता। केसी अब अपनी पूरी जिंदगी में जितना पैसा उसने कभी देखा भी नहीं था, उसे कहीं ज्यादा कमा रही। वह नेट को $30,000 भेजती। पैसा देखकर नेट खुशी से पागल हो जाता है और अपने घर में नाचने गाने लगता। तभी नसीम का एक आदमी गोल्फ क्लब लेकर वहां पहुंचता है। वह खिड़की का शीशा तोड़ देता है और नेट का पीछा करना शुरू कर देता। नेट भागकर ऊपर चला जाता है और बाथरूम में छिप जाता। वह चिल्लाकर समझाने की कोशिश करता है कि उसे अभी अभी कुछ पैसे मिले हैं, लेकिन वह आदमी उसे जमीन पर पटक देता। वह नेट के पैर का वह अंगूठा उखाड़ देता है जिसे सर्जरी से दोबारा जोड़ा गया था। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता, वह नेट की एक उंगली भी काट देता। रू सोफे पर लेटी हुई, जबकि जूल्स नीचे जमीन पर बैठकर खाना खा रही है और वाइन पी रही। वे रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं और इसी दौरान रू एंजेल के साथ अपने खराब हुए रिश्ते का जिक्र करती। जूल्स रू से पूछती है कि वह असल में चाहती क्या। वह पूछती है कि क्या रू उसे किस करना चाहती, और साथ ही यह भी कहती है कि अगर वह चाहे तो ऐसा कर सकती। लेकिन रू का ध्यान जूल्स के शुगर डैडी के ख्यालों में अटका हुआ। जूल्स रू से कहती, तुम मुझे चाहती हो, है ना? तो फिर मुझे अपना बना लो। बाद में एलिस और जूल्स के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। एलिस की नजर जमीन पर पड़ी रू की पैंट पर पड़ती और वह गुस्से से आग बबूला हो जाता। वह नहीं चाहता कि जूल्स किसी और के साथ सेक्स करे। अली कहती, मैं तुम्हें पसंद करती हूं,
लेकिन मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। मैं उन्हें एसटीडी के खतरे में नहीं डाल सकती। मैजिक को अपने लॉकर में ड्रग्स मिलते हैं, वही ड्रग्स जो रू ने वहां छिपाए थे। मैजिक तुरंत अलामो के पास जाती है और उससे कहती, मुझे लगता है कि रू मुझे फंसाने की कोशिश कर रही। लेकिन अलामो इस बात से ज्यादा परेशान है कि रू उन चोरों की आवाजें नहीं पहचान पाई जिनके साथ उसने इतना ज्यादा समय बिताया था। इन सब के बीच रू मैडी से मिलने जाती। रू उससे पूछती, तुम कैसी पर गुस्सा क्यों नहीं हो? मैडी कहती, आखिरकार मुझे मन की पूरी शांति मिल गई। रू पूछती, क्या होगा अगर वेटर तुम्हारे लिए ऐसा मिल्क शेक ले आए जिसमें उसने हस्तमैथुन किया हो? क्या तुम्हें तब भी उतनी ही शांति महसूस होगी? मैडी चिल्लाती, छी! लेकिन वह समझाती है कि उसकी शांति का स्रोत यीशु है, एक ऐसे व्यक्ति जिन तक रू अभी बाइबल में नहीं पहुंची, क्योंकि उनके आने से पहले अभी 900 पन्ने और पढ़ने बाकी हैं। जब रू और मैडी बात कर रही होती हैं, तो बिशप बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं और ठीक उसी समय अलामो अंदर आता। वह मैडी के नाखूनों की तारीफ करता, फिर वह रू के बगल में बैठ जाता है और उससे कहता, बाहर जाओ, बिशप और जी कार के पास इंतजार कर रहे हैं। मैडी उससे उसकी लड़कियों के बारे में पूछती, फिर वह बताने लगती है कि उसकी सारी कमाई ओनली फंड से होती, जहां उसे 15% कमीशन मिलता। वह बताती है कि उसकी क्लाइंट कैसी महीने के $10 लाख कमाती। अलामो सुझाव देता, मैं तुम्हें अपनी कुछ लड़कियों से क्यों न मिलवाऊं? हम 30% की डील कर सकते हैं, 15% तुम्हारे लिए और 15% मेरे लिए। इस बीच लेक्सी बहुत गुस्से में है क्योंकि कैसी ने उसे सिर्फ नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि कैसी यह नौकरी मिलने से बहुत ज्यादा खुश। फिर कैसी एक आदमी को अपनी गंदी अंडरवियर भेजने के लिए अपने रेट बढ़ा देती। मैडी अलामो के साथ कार में है और वे एक स्ट्रिप क्लब जा रहे हैं। अलामो मैडी से रू के बारे में पूछता। मैडी जवाब देती, वह थोड़ी पागल लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा। जब वे सिल्वर स्लीपर पहुंचते हैं तो अलामो अपनी सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर देता ताकि मैडी यह चुन सके कि उनमें से किस में ओनली फंस पर पैसे कमाने की काबिलियत। मैडी 7 और 15 नंबर वाली लड़कियों को चुनती है, यानी किटी और मैजिक को। इसी बीच बिशप रू का फोन देखने के लिए कहता। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसके हाथ में एक फावड़ा थमा देते हैं। बिशप और जी उसे एक गड्ढा खोदने का निर्देश देते हैं। वे वहां सिगरेट पी रहे हैं और रू उनसे पूछती है कि उसे अभी और कितना खोदना। वे उससे कहते हैं कि वह अपनी गर्दन तक गहरा गड्ढा खोदे। जब वह खोदना खत्म कर लेती तो वह उनसे बाहर निकलने में मदद मांगती, लेकिन वे सब उसके पास आते हैं और उस पर मिट्टी फेंकना शुरू कर देते हैं। अलामो के घर के ऊपर सूरज उगता। वह अपने घोड़े से प्यार और भरोसे के बारे में बात कर रहा और समझा रहा है कि कुछ लोग इसके लायक क्यों नहीं होते। रू उसी जगह पर गर्दन तक मिट्टी में दबी पड़ी जहां अलामो ने कभी उसके सिर पर रखे सेब पर निशाना लगाया था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ बढ़ता है और हवा में पोलो की छड़ी घुमाते हुए उसकी तरफ वार करता है। अलामो की मां प्रेस्टन नाम के एक आदमी से मिलने की तैयारी कर रही। प्रेस्टन घर आता, लेकिन उसका चेहरा कई निशानों से भरा हुआ। शुरू में अलामो उसकी शक्ल देखकर थोड़ा डर जाता, लेकिन प्रेस्टन एक बहुत ही दयालु इंसान निकलता है जो अलामो और उसकी मां दोनों की देखभाल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित। प्रेस्टन एक धार्मिक इंसान और वह अलामो और उसकी मां को चर्च ले जाता। अलामो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने प्रेस्टन को उनकी जिंदगी में भेजा। चर्च के बाद प्रेस्टन अलामो को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाता। प्रेस्टन पहले एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था जहां उसके चेहरे पर केमिकल गिर गया था। अब वह अपने मुआवजे के पैसे मिलने का इंतजार कर रहा। जैसे ही उसे सेटलमेंट का पैसा मिलता, वह परिवार की जिम्मेदारी उठा लेता। प्रेस्टन अलामो की मां को एक कार्टियर नेकलेस गिफ्ट करता। वह हर दिन उसके लिए नए नए गिफ्ट लाता और वे एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। अलामो का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो जाता और अब वह काउबॉय खिलौनों से खेलता। अलामो को लगता है कि यह उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी गर्मी थी। एक दिन वे बीच पर जाते हैं। वहां प्रेस्टन अलामो को बताता है कि वह उसकी मां को शादी के लिए प्रपोज करने वाला और अलामो अपनी मंजूरी दे देता। लेकिन जब वे बीच से लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर में चोरी हो गई है और सब कुछ चुरा लिया गया। अलामो की मां प्रेस्टन को छोड़कर चली जाती और उससे कहती है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि वह उससे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह बदकिस्मत। जब वे जा रहे होते हैं तो प्रेस्टन जमीन पर पड़ा सिसकते और रोते हुए चिल्लाकर कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। गाड़ी में जाते समय
अलामो काफी उलझन में होता, क्योंकि वे एक नए शहर की ओर जा रहे होते हैं। वहां पहुंचकर वे एक अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही अलामो अंदर झांकता, वह देखता है कि उस आदमी का पूरा अपार्टमेंट उन्हीं की चुराई हुई चीजों से भरा हुआ। तभी अलामो को एहसास होता है कि उसकी माँ का नया साथी वही आदमी है जिसने प्रेस्टन को लूटा था। उसकी माँ कहती, मेरी तरफ ऐसे मत देखो अलामो, तुम्हें उसके उस बदसूरत चेहरे को चूमने की जरूरत नहीं थी। अलामो को गहरे धोखे का एहसास होता। उस दिन से अलामो खुद से यह कसम खाता है कि कोई भी औरत उसे दोबारा कभी धोखा नहीं दे पाएगी। अब रू मौत के कगार पर, लेकिन अलामो का निशाना चूक जाता और गोली उसके सिर से निकल जाती। वह अपने घोड़े से उतरता है और रू पर वार करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन रू चीखती, नहीं नहीं नहीं, मैं उस लड़की को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं जिसने तुम्हें लूटा था। तो उन्होंने रू की बात फोन पर फे से करवाई। फे पिछले 2 घंटों से बाथरूम में बैठी थी क्योंकि उसने कुछ खराब कोकेन ले ली थी। रू उसे लोरी को लूटने में उनकी मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती, लेकिन दिक्कत यह है कि फे को वैन से प्यार हो गया। वैन ने उससे कहा था, अब तुम ड्रग्स का धंधा नहीं करोगी, तुम्हारे पेट में सिर्फ हमारे छोटे छोटे गोरे बच्चे होने चाहिए। फे वैन से प्यार करती, इसलिए वह मदद नहीं करना चाहती। हालांकि रू उसे याद दिलाती है कि अगर फेज यहां होता तो वह पक्का मदद करता। रू कहती, फेज ने तुम्हारी मदद की थी, है ना? तो क्या तुम अब मेरी मदद नहीं कर सकती? यह सुनकर फे अपना मन बदल लेती, लेकिन वह रू से एक वादा लेती है कि लूट के पैसे में से जो भी हिस्सा उन्हें मिलेगा, वह यानी फे उसे अपने पास रखेगी। जैसे ही वह फोन रखती, वैन अंदर आता। वह अपनी बंदूक नीचे रखता है और इस बात पर गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि जब वह उसे प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहा, तब फे यहां बैठकर कोकेन सूंघ रही। झुंझलाकर वैन कैश का एक बड़ा बंडल सेफ में रखता है और फे से पूछता है कि क्या वह अपनी प्रेगनेंसी वाली दवाएं ले रही है या नहीं। वैन उससे कहता है कि वह उसके लिए डिजाइनर कपड़े खरीदेगा, उसे मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाएगा, सब कुछ। फिर जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, वैन की बेल्ट से चाबियां फिसलकर गिर जाती हैं। जब रू अपनी चोरी की तैयारी कर रही होती है और DEA सब पर कड़ी नजर रखे हुए होता, अलामो और लोरी मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। अलामो अपनी सोने की गोलियां तैयार करता, फे वैन को आखिरी बार चूमती, सब अपनी बंदूकें लोड करते हैं और तैयार हो जाते हैं। रू अलामो को लोरी की तिजोरी की चाबी दिखाती। जैसे ही लोरी आती, सब हाथों में बंदूकें लिए बाहर आ जाते हैं। अलामो कहता है कि अगर लोरी ने पहले ही माफी मांग ली होती तो आज वे इस हालत में न होते। हालांकि लोरी अलामो के साथ मिलकर मेक्सिको से फेंटानिल की तस्करी करना चाहती। वह गोल्ड रश मेडिकल सर्विसेज के बारे में पूछती, जिसका इस्तेमाल अलामो सीमा पार करता। लॉरी चाहता है कि अलामो अपनी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके सीमा पार फेंटानिल पहुंचाए। अगर अलामो मना करता तो लॉरी उसे धमकी देता है कि वह उसकी सारी चोरी की हुई चीजें FBI को सौंप देगा। लॉरी की शर्त है कि 80 किलोग्राम माल भेजा जाए। अगर अलामो यह काम सफलतापूर्वक पूरा कर लेता तो उसे एक बड़ी रकम मिलेगी और साथ ही उसकी सारी चोरी की हुई चीजें भी वापस मिल जाएंगी। DEA रू के फोन के जरिए इस पूरी बातचीत पर नजर रख रहा और आखिरकार अलामो इस सौदे के लिए राजी हो जाता। लॉरी चाहता है कि गाड़ी रू चलाए, लेकिन अलामो मना कर देता। फिर वे थूक शपथ लेकर इस समझौते को पक्का करते हैं। DEA को रू से मिली मदद को देखते हुए एजेंसी उसके मामले में थोड़ी नरमी बरतने का इरादा रखती। मैडी अब अलामो के साथ काम कर रही। वे लड़कियों की ओनली फैंस से होने वाली कमाई का 30% हिस्सा ले रहे हैं। मैडी सिल्वर स्लिपर में कैसी, मैजिक और किट्टी की तस्वीरें ले रही। मैडी लड़कियों को बेहतर तरीके से जानना चाहती है और उन्हें सहज महसूस कराना चाहती, इसलिए वह अलामो से उन्हें 1 दिन की छुट्टी देने के लिए कहती। लड़कियां पहले से ही हफ्ते में 6 दिन काम कर रही हैं और वे जितना ज्यादा काम करेंगी, अलामो उतना ही ज्यादा कमाएगा। हालांकि बिशप कहता है कि उसे मैडी पर भरोसा, इसलिए अलामो सहमत हो जाता। इस बीच रू अभी अपने सबसे अच्छे माइंडसेट में है और जूल्स को पेंट करते हुए देख रही। रू जूल्स से कहती, मेरी खुद के अलावा किसी और के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन वह आगे कहती है कि वह बच्चे पैदा करना चाहती, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती और अपना खुद का एक परिवार शुरू करना चाहती। जूल्स को लगता है कि रू जो कुछ भी कह रही वह महज एक कल्पना, लेकिन रू का मानना है कि जूल्स अपने शुगर डैडी के साथ जो कर रही वह असली कल्पना।
रू सुबह किसी ऐसे इंसान के बगल में जागना चाहती जिससे वह प्यार करती हो। रू कहती, मुझे खुद से भी किसी बड़ी चीज के लिए जीना होगा। जूल्स शक भरे अंदाज में पूछती, क्या तुम्हें लगता है कि वह हम होंगे? रू हां कहती है कि यह जूल्स के साथ हो सकता, लेकिन इस पर जूल्स गुस्से से भड़क उठती है, क्योंकि रू के साथ रहने के चक्कर में उसका अपार्टमेंट, उसकी सुरक्षा और उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई थी। रू उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन जूल्स को गुस्सा आने लगता। रू कहती, तुम तो बस एक छोटी सी कठपुतली हो जो एक छोटे से कमरे में बंद बस यहीं बैठी रहो और पेंटिंग करती रहो जब तक कि वह वापस आकर तुम्हारे साथ सेक्स न कर ले। यह सुनकर जूल्स रू के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देती। पेंटिंग जमीन पर गिरकर टूट जाती। जूल्स उससे कहती है कि एलिस 45 मिनट में आने वाली, इसलिए बेहतर होगा कि वह यहां से चली जाए। रू रोते हुए लिफ्ट में चढ़ती है और चली जाती। इस बीच कैसी एलए नाइट्स के सेट पर उसे बस 1 या 2 लाइनें ही बोलनी थीं। वह एक असिस्टेंट का रोल निभा रही है। जैसे ही वह बाहर आती, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही कैमरा चालू होता, कैसी अपना डायलॉग बोलती, लेकिन अचानक उसे अपनी शादी की रात की यादें सताने लगती हैं और वह रोने लगती। उसके साथ काम कर रहा एक्टर हालात को बड़ी समझदारी से संभालते हुए बिना किसी स्क्रिप्ट के ही सीन को आगे बढ़ाता। हालांकि कैसी बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर रही है। वह तो बस वही बता रही है जो असल में उसके साथ हुआ था। नेट के साथ ब्रेकअप से लेकर शादी की रात, उसकी वेडिंग ड्रेस पर खून के दाग लगने तक, सब कुछ। पैटी कैसी की परफॉर्मेंस में इस सच्ची और स्वाभाविक सच्चाई से बहुत प्रभावित होती और वे तय करते हैं कि सीन को ठीक वैसे ही रिकॉर्ड होने दिया जाए जैसा वह हो रहा। लंच के दौरान पैटी पूछती, लेक्सी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन इतनी अच्छी एक्ट्रेस है? लेक्सी चाहती है कि कैसी जितनी जल्दी हो सके वहां से चली जाए, इसलिए वह उसके ओनली फैंस अकाउंट का जिक्र छेड़ देती। लेकिन पैटी की दिलचस्पी और बढ़ जाती और वह कैसी के काम को आधुनिक नारीवाद का एक रूप बताती। पैटी को लगता है कि लेक्सी कैसी को इस यौन कार्य से बचाने के लिए ही खास तौर पर सेट पर लाई। वे एलए नाइट्स में उसकी भूमिका को और बढ़ाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे अपना ओनली फैंस अकाउंट डिलीट करना होगा। कैसी दुविधा में पड़ जाती है, क्या उसे सच में अपना ओनली फैंस अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए? हिचकिचाते हुए वह अपने कंप्यूटर की तरफ बढ़ती। भगवान से प्रार्थना करने और रोने के बाद भी वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाई। वह नेट को फोन करती, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। आखिरकार वह अकाउंट डिलीट कर देती है। हालांकि इसे डिलीट करने के बाद उसे जो एहसास हुआ वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फीका था। उसे यह वह जबरदस्त पल नहीं लगा जिसकी उसने उम्मीद की थी। इस बीच राइटर्स रूम में लेक्सी कैसी को कास्ट करने का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करती। पैटी लेक्सी से आगे की कहानी खुद लिखने के लिए कहती। पैटी उससे कहती, इतनी हैरान मत दिखो, ऐसा दिखाओ जैसे तुम इसकी हकदार हो। लेक्सी खुशी खुशी टाइप करना शुरू कर देती। दूसरी तरफ रू लॉरी की तिजोरी को तोड़ने के लिए एक चाबी बनाने के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग कर रही है। चूंकि इस काम में 1 घंटा लगेगा, इसलिए वह इस बीच चर्च जाने का फैसला करती। चर्च में रू को अपनी माँ का फोन आता। वह अपनी माँ को बताती है कि वह असल में किसी मीटिंग में नहीं। रू कहती है कि वह भगवान में विश्वास करती। रू कहती, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि अगर भगवान है तो माफी भी है, और अगर माफी तो सुधार भी मुमकिन है। रू सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहती है और उम्मीद करती है कि सब उसे माफ कर देंगे। इस बीच अपार्टमेंट में लेक्सी अपनी एक दोस्त से अपने मन की बात कह रही होती, जो उसे सलाह देती है कि वह अपनी कहानी में कैसी के किरदार को मार दे। वह कहती, अगर शो में बीच बीच में लोग मरते नहीं रहेंगे तो दर्शक बोर हो जाएंगे। ठीक उसी समय जब लेक्सी अपनी स्क्रिप्ट को लेकर परेशान हो रही होती, कैसी को फेडेक्स से एक पैकेज मिलता। जब वह उसे खोलती तो उसे अंदर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता, फोन उठाओ, और ठीक उसके बगल में बॉक्स के अंदर नैट की कटी हुई उंगली पड़ी होती है। इस बीच नैट अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर होता, जहां वह कुछ दुर्लभ फूलों को पैरों से कुचल रहा होता है और अपनी पूरी ताकत से चीख रहा होता। वही आदमी जिसने उसकी उंगली काटी थी उसके पास आता है, पूरी तरह तैयार और उसके शरीर के और भी टुकड़े काटने के लिए तत्पर। आखिरी सीन में रू अलामो को 3D प्रिंटेड चाबी देती है। हालांकि वह उसे तुरंत वापस रू को ही थमा देता है
और कहता, यह चोरी का प्लान तुम्हारा था, इसलिए जाओ और इसे खुद ही अंजाम दो। फिर वह उसे एक मरा हुआ चूहा देता है ताकि वह उसे उसके सांप को खिला सके। बिशप रू उस सांप के पीछे की कहानी बताते हैं। एक बार स्वीट नाम की एक डांसर थी जो उस सांप के साथ सोती थी, लेकिन एक दिन उस सांप ने खाना पीना छोड़ दिया। जब वह उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने समझाया, यह अजगर बिल्कुल ठीक और स्वस्थ, रात में यह तुम्हारे शरीर से इसलिए लिपट जाता ताकि तुम्हें निगलने की तैयारी में यह तुम्हारे शरीर का नाप ले सके। उसके खाना न खाने की वजह यह थी कि वह एक बहुत बड़े भोजन के लिए खुद को तैयार कर रहा था, यानी उसे खाने के लिए। इस बात का पता चलने पर वह इतनी डर गई कि उसने उस सांप को अलामों को बेच दिया। अलामों ने उस सांप को अपने पास एक लगातार याद दिलाने वाली चीज के तौर पर रखा, ताकि उसे हमेशा यह याद रहे कि आप किसी के भी असली इरादों को कभी भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। बिशप रू से पूछता है कि क्या वह तिजोरी लूटने का प्लान बना रही, और जब रू हां में जवाब देती तो बिशप कहता, अच्छा, वरना मुझे तुम्हारी मां को बताना पड़ता कि हालात कुछ और ही हो गए हैं, जिसका मतलब था कि कुछ बुरा हो गया था और यह अच्छा नहीं लगता। बिशप की इस धमकी के बाद रू खुद को एक बहुत ही मुश्किल हालात में फंसा हुआ पाती। बाद में गाड़ी चलाते समय रू ऑडियो पर बाइबल सुनने की कोशिश करती, लेकिन टेप खराब निकलता। उसका ध्यान सड़क से हट जाता, जिसकी वजह से वह सामने से आते हुए एक ट्रक को देख नहीं पाती। वह आखिरी पल में गाड़ी मोड़ती और उसकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती। जैसे ही रू वैन से बाहर निकलती, उसे एक जलता हुआ पेड़ दिखाई देता। वह इसे भगवान का एक इशारा मानती है। अली हेरोइन फूंक रहा। वह एक सेक्स वर्कर के साथ होटल के कमरे में छुट्टियां मना रहा। वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। वह उससे कहता, मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमारी तरह नहीं बनेंगे, और फिर अपने पाइप से इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाता। घर पर अली पूरी तरह से गुमसुम और सबसे कटा कटा रहता, जिससे उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में रहती, और जिस पल वह उस पर चिल्लाती वह उस पर हाथ उठा देता है, ठीक बच्चों के सामने जहां बच्चे उसे सुन सकते हैं। टीवी पर बॉक्सिंग देखते हुए वह खुद को एक बॉक्सर समझने लगता है। होटल के कमरे में वह उस सेक्स वर्कर के सामने लड़ाई के दांव पेच की प्रैक्टिस करता और वह उसका हौसला बढ़ाती। वह बार बार उसी मोटल में जाता ताकि वह उसी लड़की से मिल सके। लेकिन दुख की बात है कि एक दिन वह ड्रग्स की ओवरडोज का शिकार हो जाता है, और जब उसे होश आता तो वह एक अस्पताल में होता। जब एक नर्स उसे मॉर्फिन देने आती तो वह फूट फूट कर रो पड़ता है और कहता, मुझे अब अपने शरीर में इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तभी उसे यह एहसास होता है कि उसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना होगा। वह नशे के आदी लोगों के लिए बने एक सपोर्ट ग्रुप में शामिल हो जाता, और उस पल से ही वह अपनी आदतों को बदलने और अपने अतीत की गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करता। वह नशे के आदी अपने एक साथी से कहता, उम्मीद तुम्हारे अपने अंदर ही। फिर भी बड़े दुख की बात है कि जिस इंसान ने दूसरों को यह दिलासा दिया था, यह वादा किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज वही इंसान खुद एक ताबूत में लेटा हुआ। भले ही अली कुछ लड़ाइयां हार गया था, लेकिन वह जानता था कि वह इस दुनिया में कुछ अच्छा काम कर रहा। महामारी के दौरान वह रोज अपने स्पॉन्सीज यानी उन नशेड़ियों से जिनकी वह मदद कर रहा था का हालचाल लेता था। फिर भी उसने और भी लोगों को खो दिया। जब आमने सामने मिलने की कोई जगह नहीं बची तो फोन ही अली के लिए उन तक पहुंचने का एकमात्र जरिया था। वह किसी से कहता, मुझ पर भरोसा करो, भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला। लेकिन बाद में उसे पता चलता कि वही व्यक्ति गैरेज में लटका हुआ मिला। अली यह बात कभी नहीं भूलता। वह उन लोगों के नाम और तारीखें लिख लेता है जिनकी मौत हो चुकी, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि नशे की लत की कहानी का अंत अक्सर कैसा होता। अब मौजूदा समय में बिग एडी वापस आ गया है, अपने शरीर पर कुछ जख्मों के निशान और एक कोलोस्टॉमी बैग लिए हुए। अलामो उसे ताना मारते हुए कहता है कि अलामो के सेफ हाउस को गंवाने के प्रायश्चित के तौर पर उसे लड़कियों के एक ग्रुप को मैक्सिको पहुंचाना होगा, और उसके साथ लोरी का एक आदमी भी जाएगा। बिग एडी वैन के साथ वैन में चढ़ जाता है, इस बात से बेखबर कि DEA ने वैन के अंदर एक सुनने वाला डिवाइस लगा रखा। जब लोरी के आदमी वैन तैयार कर रहे होते हैं तो रू लेक्सी से बात करती है कि उसे भगवान कैसे मिले। लेक्सी अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने में व्यस्त और रू की बातों पर बस आधा अधूरा ही ध्यान दे रही। रू दावा करती है कि उसने भगवान को देखा। अब लेक्सी के लिए
जिसे अपना खुद का काम भी निपटाना है, ये दावे कुछ ज्यादा ही मनगढ़ंत लगते हैं। इसलिए वह रू से कहती है कि वह जाकर सोफे पर लेट जाए और अपनी बाइबल पढ़े। रू एक जोशुआ ट्री के बारे में बताती, जिसे उसने अचानक आग की लपटों में घिरते हुए देखा था। लेक्सी व्यंग्य करते हुए जवाब देती, ओह, तो भगवान ने सिर्फ तुमसे बात करने के लिए एक लुप्तप्राय प्रजाति के पेड़ में आग लगा दी। रू कहती है कि उसे हाल ही में एहसास हुआ है कि उसने कितनी बुरी चीजें की हैं। लेक्सी जवाब देती, तुमने गलत काम किए हैं, लेकिन तुम बुरी नहीं हो। रू बताती है कि वह नाजियों के साथ काम कर रही। लेक्सी हैरान रह जाती, क्योंकि उसे लगा था कि रू एक अश्वेत काउबॉय के साथ काम कर रही। फिर रू लेक्सी को बताती है कि असल में वह DEA के साथ काम कर रही। लेक्सी को उस पर यकीन नहीं होता। उसे शक होता है कि असल में रू ने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। लेक्सी कहती, इससे समझ आता है कि तुम्हारी माँ अब तुमसे बात क्यों नहीं करती। जिस पर रू गुस्से से पलटकर कहती, हम बात करते हैं, और फिर गुस्से में वहां से चली जाती। दूसरी तरफ देखते हुए रू ने देखा कि कैसी के अपार्टमेंट के पर्दे लगे हुए हैं। वह वहां गई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दूसरी तरफ एक साइलेंसर लगी बंदूक सीधे दरवाजे के छेद पर तनी हुई थी। ट्रिगर बस दबने ही वाला था, लेकिन रू वहां से चली गई। कुछ दिन पहले नसीम ने कैसी को नेट की एक उंगली भेजी थी। कैसी ने नसीम को फोन किया। नेट के कंस्ट्रक्शन मॉडल्स को एक एक करके तोड़ते हुए नसीम ने अपने पैसे वापस मांगे। हताश होकर कैसी ने अपना OnlyFans अकाउंट फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही डिलीट हो चुका था। और तो और नेटवर्क के अधिकारियों को शो के लिए लेक्सी की कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन वे किसी भी ऐसे संभावित विवाद से बचना चाहते थे जो इस सीरीज में एक सेक्स वर्कर को दिखाने से पैदा हो सकता था। नतीजतन उन्होंने उस पूरी कहानी को ही हटा दिया। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब मैडी को उसकी बॉस मिस पैंगलर नौकरी से निकाल देती। यह पता चलने पर कि कैसी ने अपना OnlyFans अकाउंट बंद कर दिया, मैडी गुस्से में आग बबूला होकर उसके अपार्टमेंट पहुंचती, जहां उसे कैसी जमीन पर बैठकर रोती हुई मिलती। मैडी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और ऐलान करती है कि अब से कैसी उसकी हर बात मानेगी। मैं तुम्हारी मैनेजर नहीं हूं, मैडी जोर देकर कहती है। इस पल से मैं तुम्हारी बॉस हूं। इसके बाद मैडी कैसी को डायलन के साथ डिनर पर भेज देती है और चुपके से TMZ को इसकी खबर दे देती। जब मैडी कैसी के अपार्टमेंट की सफाई कर रही होती, तो कैसी डिलन के साथ बाहर होती है और पैपाराजी के सामने कैमरे पर अपने इंस्टाग्राम का प्रचार कर रही होती। और जब तक वह घर पहुंचती, तब तक सब कुछ मोमबत्तियां, वोडका और संगीत पूरी तरह से तैयार होता। कैसी नाचती है और डिलन को एक ड्रिंक देती। डिलन LA नाइट्स में हुई हर बात के लिए उससे माफी मांगता। कैसी जवाब देती, कोई बात नहीं, मुझे तो अब लोगों के जज करने की आदत हो गई है जब से मुझे ये मिले हैं, अपने स्तनों की ओर इशारा करते हुए। कैसी डिलन के साथ एक फोटो लेती, लेकिन उसका ध्यान असल में डिलन के फोन के पासकोड पर होता, जिसे वह देख लेती है और याद कर लेती। कैसी डिलन के साथ जबरदस्त सेक्स करती, और जब वह जोर से चीखती तो डिलन उससे मिन्नत करता, प्लीज अब बस रुक जाओ। जब वह पानी पीने के लिए किचन में जाता, तो कैसी उसका फोन उठा लेती है और उन दोनों की एक फोटो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देती। तुम शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन फैकिंग करने वाली हो, डिलन बर्फ वाले पानी का गिलास पीते हुए कहता है, जिसके अंदर नैट की कटी हुई उंगली पड़ी होती है। न जाने कैसे वह उस पर ध्यान नहीं दे पाता। वह बस वापस बिस्तर पर चला जाता, उसे गले लगाता और सो जाता। अगली सुबह जब डिलन अभी भी सो रहा होता, तो मैडी अंदर आती है और यह खुशखबरी देती है कि उनकी फोटो पिछले 7 घंटों से ट्रेंड कर रही। और जब कैसी अपने सब्सक्राइबर की संख्या देखती, तो वह खुशी से रोने लगती। तभी मैडी का ध्यान सिंक में रखे एक गिलास के अंदर पड़ी उंगली पर जाता। मैडी पहले पूछती है कि क्या वह उंगली डिलन की, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह उंगली तो नेट की, और कैसी उसे सब कुछ समझाने लगती। इसी बीच नसीम ने नेट को बंधक बनाया हुआ है और उससे पूछता है कि उसकी लंबाई कितनी। नेट जवाब देता है कि वह 6 फीट 5 इंच लंबा। नसीम कहता है कि यह सचमुच बहुत बुरा हुआ, क्योंकि एक आम ताबूत 6 फीट 4 इंच से ज्यादा लंबे इंसान के लिए नहीं बना होता। नसीम तय करता है कि नेट को छुड़वाने के लिए और इस तरह कैसी से पैसे ऐंठने के लिए उसे कैसी को और भी ज्यादा डराना धमकाना होगा। नेट नसीम से मिन्नतें करता है और उसे भरोसा दिलाता, वह तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लाकर दे देगी।
लेकिन नसीम पलटकर कहता है कि कैसी इस समय अपनी नई नई मिली आजादी का कुछ ज्यादा ही मजा ले रही। फिर नेट को घसीटकर कमरे से बाहर निकाला जाता है। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन नसीम के गुंडे उसे बेरहमी से पीटते हैं। इसी बीच रूह अली के पास जाती है और उसे चल रही सारी बातों के बारे में बताती। अली तुरंत अपनी शॉटगन उठाता है और रूह की मां को सुरक्षित रूप से शहर से बाहर निकालने की तैयारी करता, लेकिन रूह उसे यकीन दिलाती है कि यह उसका आखिरी बार। इसके अलावा वह उसे बताती है कि उसने भगवान से बात की। लेक्सी के विपरीत अली उसकी पूरी कहानी धैर्य से सुनता। रूह उन शब्दों को दोहराती है जो उसने सुने थे, ऐसे शब्द जो इत्तेफाक से एक बार भगवान ने मूसा से कहे थे। वे DEA की रेड के लिए जेरूसलम रोड की ओर जा रहे हैं, एक ऐसी घटना जिसे रूह भगवान की ओर से एक संकेत मानती। अली फेंटानिल और उससे होने वाली मौतों पर अपना दुख जाहिर करता। वह रूह से पूछता है कि क्या उसे कभी इस बात का डर लगता है कि जिस फेंटानिल की उसने तस्करी की, उसकी वजह से लोगों की जान चली गई हो। अली पूछता, तुमने जो बुरे काम किए हैं उनके लिए तुम प्रायश्चित करना चाहती हो, है ना? तो फिर शुरुआत खुद को बदलने से करो। जब वह रो रही होती तो अली उससे एक वादा करता है कि सुबह होते ही वे उसकी मां को भी अपने साथ ले जाएंगे। अली कहता, अगर किसी चीज की शुरुआत होती तो उसका अंत भी जरूर होता। अली यह भी बताता है कि मूसा खुद कभी भी वादा की गई जमीन तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बीच DEA सभी को उन घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है जो अब होने वाली हैं, जबकि बिग एडी मेडिकल ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला रहा। किटी और एक और युवती वैन के पिछले हिस्से में बैठी हैं। दूसरी तरफ एक अलग गाड़ी में जी रूह को लोरी के घर ले जा रहा है ताकि वह वहां से उसका तिजोरी लूट सके। वह राइफल के स्कोप से सब कुछ देख रहा, जबकि वह समझाती है कि उसका प्लान लॉरी को यह बताना है कि किसी ने उसके चेहरे पर वार किया। रूह जोर से अपना सिर कार के डैशबोर्ड पर पटकती है और चिल्लाती, अलामों ने मुझे पीटा। फिर वह लॉरी के घर की तरफ चली जाती। अलामों को यह यकीन दिलाना जरूरी है कि रूह उसकी तरफ, ताकि जब वे वापस आए तो DEA उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। टूटी हुई नाक के साथ रूह अंदर जाती है और लॉरी को बताती है कि अलामों ने उसे मारने की कोशिश की और वह उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। इसी बीच एक बहुत बड़ा आदमी दरवाजा तोड़कर कैसी के अपार्टमेंट में घुस आता है। वह उसे एक कांच की मेज पर पटक देता, फिर उसके हाथ पैर बांध देता, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता और उसे बिस्तर पर फेंक देता। नसीम उसके मुंह से पट्टी तभी हटाता जब कैसी वादा करती है कि वह चीखेगी नहीं। ठीक उसी पल रूह ने दरवाजा खटखटाया। इस बीच नेट को उसी रिटायरमेंट कम्युनिटी साइट के नीचे एक ताबूत में दफना दिया गया, जिसका वह मालिक है। उसके पास सांस लेने के लिए बस एक एयर ट्यूब। और अगर कैसी नसीम को वे $10 लाख नहीं देती जो नेट पर उसके बकाया हैं, तो 72 घंटों के अंदर पानी की कमी से नेट की मौत हो जाएगी। उसका भाई नेट को ढूंढते हुए वहां पहुंचता, लेकिन उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। और ठीक उसी समय एक जहरीला सांप रेंगते हुए नेट की तरफ बढ़ने लगता। कैसी मदद के लिए नहीं चिल्लाती, इसलिए रूह वहां से चली जाती। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए नसीम उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच मैडी के फोन कॉल से लेक्सी की नींद खुल जाती है। मैडी यह पूछने के लिए फोन करती है कि कैसी कहां। लेक्सी गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि वे सब जो कर रहे हैं वह सरासर पागलपन है। कैसी पोर्न बना रही, मैडी दलाली कर रही और रूह नाजियों और DEA के साथ काम कर रही है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया। इसी बीच ताबूत के अंदर नेट जोर जोर से चिल्ला रहा है और हाथ पैर मार रहा है। इस हलचल की वजह से सांप हवा वाली नली की तरफ खींचा चला आता और नीचे की ओर रेंगना शुरू कर देता। नेट को लगता है कि कोई उसे बचाने आया, इसलिए वह कहता, हे भगवान, तेरा शुक्रिया। लेकिन ठीक उसी पल सांप ताबूत के अंदर घुस जाता। सांप को अपने चारों ओर लिपटते और धीरे धीरे अपने चेहरे की ओर बढ़ते देख नेट बुरी तरह डर जाता। नेट डर के मारे आंखें फाड़कर उस सांप को घूर रहा होता, तभी अचानक वह उस पर झपट पड़ता। इसी बीच नसीम कैसी से मैडी को फोन करवाकर एक संदेश भिजवाता है। वह $10 लाख की मांग करता और चेतावनी देता है कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देंगे। मैडी तुरंत क्लब की ओर निकल पड़ती है। अलामों ने उसके लिए एक स्विमसूट निकाल कर रखा होता, हालांकि उसे पहनने में वह थोड़ी हिचकिचाती। ठीक उसी पल मैजिक उससे कहता, 1000 बुरे दिनों के बदले एक अच्छी जिंदगी पाना
कोई बुरा सौदा बिल्कुल नहीं। इस बीच नाजी लोग हवा में गोलियां चला रहे हैं और एक जलते हुए पेड़ के सामने नाच रहे हैं। लोरी के आदमी पूछते हैं कि रू ठीक इसी समय वापस क्यों आई। रू बताती है कि जब वह लोरी के लिए काम करती थी तो उसकी एकमात्र चिंता ड्रग्स ही थी। जैसे जैसे वे उससे पूछताछ करते हैं, लोरी के आदमी रू को धमकाने लगते हैं। वे उसे ठीक वैसा ही करने का सुझाव देते हैं जैसा अलामो करता है, यानी उसे जबरदस्ती ब्रेस्ट सर्जरी करवाने के लिए मजबूर करना या उसकी मर्जी के खिलाफ उसे बंदी बनाकर रखना। या शायद वे सोचते हैं उन्हें बस उसे फेंटानिल से भर देना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ भी करने के बजाय वैन बस उसकी हथेली पर एक कट लगा देता। वैन ने रू के साथ जो किया उससे फे का मूड पूरी तरह खराब हो गया और वह उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वैन ने उसे समझाया कि नाजी लोग दूसरों के साथ क्या करते हैं और खास तौर पर वे अब रू के साथ क्या करने की सोच रहे हैं, यानी उसे कुत्ते की मौत मार देना। इस बीच मैडी अलामो के साथ एक हॉट टब में बैठी है और कैसी को बचाने के लिए पैसे की मांग कर रही। अलामो उसे जबरदस्ती टब में खींच लेता है और शिकायत करता है कि कोई भी उससे यह नहीं पूछता कि उसे कैसा महसूस हो रहा। वह बहुत तनाव में और थका हुआ है और उसे आराम की जरूरत। ठीक इसी पल मैडी उसे बताती है कि रू नाजियों और DEA के बारे में किस तरह की शिकायतें कर रही थी। इसके बजाय वह उसके पैर देखने की जिद करता है और उसे पास आने को कहता। फिर अलामो कपड़े पहनकर तैयार होने लगता। जब अलामो बैग पैक कर रहा होता तो मैडी उसे धन्यवाद कहती। अलामो सोचता है कि क्या कैसी के लिए यह सब करना सच में फायदेमंद, लेकिन मैडी उसे एक पैसे का पेड़ बताती है और समझाती है कि यह स्थिति काफी अनोखी। नसीम आता और मैडी बैग लेकर डील करने के लिए आगे बढ़ती। मैडी पैसों से भरा बैग नीचे फेंक देती और अलामो अपनी कार से बाहर निकलता। कैसी नसीम के साथ होती जो उसे मैडी के पास ले आता। नसीम कैसी को उसका बैग लाने के लिए भेजता। जैसे ही नसीम बैग खोलता अलामो उसे गोली मार देता। नसीम खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता और वह बदमाश जिसने कैसी को जोर से कांच की मेज पर पटका था, डर के मारे अपनी बंदूक जमीन पर फेंक देता। पता चलता है कि उस बैग में तो पैसे थे ही नहीं। अलामो नसीम पर एक और गोली चलाता और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता। मैडी ने अलामो के साथ एक सौदा किया था जिसके तहत उसे कैसी की भविष्य की कमाई में से $1 मिलियन मिलने थे। इसी बीच नसीम का बदमाश एक कंस्ट्रक्शन मशीन की मदद से उस जगह की खुदाई कर रहा होता और कैसी हवा वाली नली से चिल्लाकर उन्हें बताती है कि उसे बचाने के लिए मदद आ रही। मैडी और कैसी बड़ी मुश्किल से ताबूत को खोलने में कामयाब हो जाती हैं। कैसी डर के मारे चीख पड़ती। नेट मर चुका है, उसकी जीभ बैंगनी पड़ गई है और सूजकर उसके मुंह से बाहर लटक रही। इसी बीच फिरयू के कमरे में आती है और उसे बताती है कि उन्हें तुरंत पैसे वापस लेने होंगे क्योंकि वैन अगले ही दिन उसे मारने का प्लान बना रहा। वे दोनों दबे पांव बेसमेंट की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि चाबी काम नहीं कर रही। फिर चुपके से उस जगह जाती है जहां वैन सो रहा होता, उसकी चाबियां निकालती और उन्हें वापस रयू के पास ले आती। रू सेफ खोलती, लेकिन पैसे के बजाय अंदर सिल्वर स्लीपर क्लब की सभी स्ट्रिपर्स, जिनमें एंजल भी शामिल है, के ID कार्ड और तस्वीरों का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा होता। सेफ पूरी तरह से खाली है, एक भी पैसा नहीं मिलता, भले ही एफी को पैसों की सख्त जरूरत। जहां उसे पैसे मिलने की उम्मीद थी, वहां सिर्फ ID कार्ड और तस्वीरें देखकर फी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता। वह रू पर उससे झूठ बोलने का आरोप लगाती। रू उसे समझाने की कोशिश करती, कहती, तुम मुझे जानती हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। एफी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, वेयेन। वैन की नींद फे के चिल्लाने की आवाज से खुलती है। तभी रू वैन के पैर पर रिंच से वार करती है, फे के चेहरे पर मुक्का मारती है, बैग उठाती है और भागने लगती है। वैन शॉटगन उठाता है और लंगड़ाते हुए सुरंगों में उसका पीछा करता है। रू को अस्तबल से बाहर निकलने का एक पिछला रास्ता मिल जाता है। वैन गोली चलाते हुए उसका पीछा करता है, लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाती है। जब रू भाग रही होती है तो लॉरी का बॉयफ्रेंड हार्ले घोड़े पर सवार होकर आता है, उसका पीछा करता है और उसे रस्सी के फंदे में पकड़ लेता है। वह उसे घसीटते हुए लॉरी के फार्म हाउस की ओर ले जाने लगता है। तभी जी अचानक लगभग आधे मील दूर से स्नाइपर शॉट मारकर हार्ले को मार गिराता है। जी रू से चिल्लाकर कहता है, उठो और भागो।
इसी बीच हार्ले मदद के लिए वैन को आवाज देती है, जबकि रू बैग उठाकर जी के ट्रक की ओर भागती है। चीखते चिल्लाते और जश्न मनाते हुए वे दोनों रेगिस्तान में तेजी से निकल जाते हैं। दूसरी ओर कैसी और मैडी एक डाइनर में बैठी हैं और नेट की मौत के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही हैं। कैसी खाना खा रही है, जबकि मैडी बुरी तरह टूट चुकी है और कैसी से पूछती है, अब मैं क्या करूं? कैसी मैडी के पास बैठती है और कहती है, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। आखिरकार रू अलामो से चुराया हुआ सामान लेकर लौट आती है। अलामो रू से कहता है कि उसे उस पर गर्व है। ड्रिंक्स बनाते हुए वह उससे कहता है कि वह सही थी, उन दोनों के मिलने की एक वजह थी। फिर वह दोनों के लिए कोक डालता है। तभी वह एक परकोसेट गोली निकालता है और कहता है, मैं इसे अपनी पीठ के दर्द के लिए लेता हूं। अलामो बताता है कि वह आसानी से लॉरी से छुटकारा पा सकता था, लेकिन इसके बजाय वह बिग एडी डील में 50/50 की पार्टनरशिप का ऑफर दे रहा है। रू गोली को देखती है और कहती है, मुझे ये बहुत पसंद थी, और एक गोली ले लेती है। अलामो रू को 1 हफ्ते की छुट्टी देता है, साथ ही कुछ पैसे और कुछ और गोलियां भी देता है। इस बीच बॉर्डर के दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस में फेंटानिल लोड किया जा रहा है और लोरी का एक आदमी कोक पी रहा है। जब वह आदमी 2 मरीजों को लेने अंदर जाता है तो बिशप उसे छत से देखता है। वापस आने पर उस आदमी को अपनी कोक की बोतल नहीं मिलती। बिग एडी माफी मांगते हुए कहता है, मुझे लगा तुमने इसे पी लिया है। बिग एडी लड़कियों को बॉर्डर के पार ले जाता है और कहता है कि वे अपने कुदरती रूप से खुश नहीं थीं। यह ड्रग डील को छिपाने के लिए बनाई गई एक कहानी थी, ताकि ऐसा लगे कि लड़कियां सर्जरी के लिए आई थीं। आखिरकार वे बॉर्डर पार करके यूनाइटेड स्टेट्स लौट आते हैं। रू अली के साथ बैठकर एक पुरानी फिल्म देख रही है और भगवान और स्वर्ग के बारे में बात कर रही है। उधर लॉरी के घर पर हार्ले और वैन अपनी चोटों के दर्द से तड़प रहे हैं और फिर उनके लिए कुछ दवाइयां लाती हैं। लॉरी को एम्बुलेंस सर्विस से फोन आता है कि वे बस 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। दवा लेने के बाद वैन को बुरा रिएक्शन होता है। जब वे कहती है कि दवाइयां नकली हो सकती हैं, तो वैन को समझ आता है कि यह सब एक जाल है। जब लॉरी फिल्म देख रही होती है तो 3 पैरों वाला कुत्ता भौंकने लगता है और उसके नए पक्षी चहचहाने लगते हैं। सबको लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। फे और वैन तुरंत बाहर भागते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। ठीक उसी समय जब दूसरी तरफ से लोरी के फार्म हाउस की ओर एक एम्बुलेंस आती है। जानवरों की आवाज सुनकर लोरी एम्बुलेंस की तरफ देखती है। बिग एडी का ध्यान भी मिमियाती हुई बकरी पर जाता है और उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर ठीक GTA गेम में 5 स्टार पुलिस पीछा करने जैसा DEA फार्म हाउस पर धावा बोल देता है और गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों के बड़े काफिले से उसे पूरी तरह घेर लेता है। मैं जेल नहीं जा सकती, यह कहते हुए लोरी गुस्से में वहां से चली जाती है, जबकि बाकी सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। बिग एडी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एम्बुलेंस के पीछे बैठी लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया जाता है। हार्ले धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ती है। एक हाथ वाला आदमी 3 पैरों वाले कुत्ते से पूछता है, अब तुम क्या करोगे छोटे दोस्त? और फिर सरेंडर करने का फैसला करता है। लोरी छत पर जाती है, रस्सी बांधती है, नीचे कूदती है और फांसी लगा लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब DEA एजेंट एम्बुलेंस के दरवाजे खोलते हैं तो उन्हें ड्रग्स के बजाय सिर्फ एक मरा हुआ चूहा मिलता है। इस बीच बिशप एम्बुलेंस चलाकर कोक की उसी बोतल के साथ अलामो के घर की ओर जा रहा है। ड्रग्स का जखीरा देखकर अलामो कहता है कि आज रात की पार्टी उसकी तरफ से होगी। जब एक DEA ऑफिसर बिग एडी से कहता है कि वह अलामो को उसकी तरफ से हेलो कहे, तो बिग एडी जवाब देता है, यार मैं ये काम छोड़ रहा हूं। इसी बीच फे हाईवे पर लिफ्ट मांग रही होती है। जैसे ही एक कार रुकती है, वैन और फे ड्राइवर को घेर लेते हैं। रू अभी भी अली के साथ उसके सोफे पर रुकी हुई है। अली उससे कहता है, तुम यहां जब तक चाहो रह सकती हो। अगली सुबह सूरज उगता है। अली जागता है और सिगरेट जलाता है। फिर वह रू को देखने जाता है। वह टीवी देखते हुए नाश्ता कर रही होती है। खबरों में रू देखती है कि फेज पार्कोर स्टंट करके जेल से भाग गया है। वह कहती है, मुझे पता है फेज कहाँ है, और उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इसी बीच अली को टेबल पर गोलियों की एक बोतल दिखती है। रू उस दुकान पर जाती है जहां फेज काम करता था और उसे वह समय याद आता है जब वह और फेज एक खेत में बैठकर स्मोकिंग कर रहे थे। पुलिस ने वहां नाकाबंदी कर रखी है और फेज को ढूंढ रही है। वे रू को उसके घर जाने से रोकते हैं और साफ साफ कहते हैं कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है और वह वहां नहीं जा सकती। लेकिन रू पुलिस टेप को तोड़कर फैज चिल्लाती है
और भागती है। पुलिस से बचने के लिए एक छत पर कूद जाती है। अपने पुराने घर पहुंचकर रू खिड़की से अंदर जाती है। वह वहां रखे पौधों को प्यार से सहलाती है और मिट्टी को छूती है। जब वह धीरे धीरे खाली घर में घूमती है और कोने से झांकती है तो उसे अपनी माँ बाइबल पढ़ते हुए दिखाई देती है। उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुराती है और अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन असल में रू वहां नहीं होती। वह अली के अपार्टमेंट में सोफे पर लेटी हुई हाँफ रही होती है। उसका हाथ हवा में बढ़ा हुआ होता है और वह बस अपनी माँ के प्यार से गले लगाने की कल्पना कर रही होती है। अगली सुबह सूरज उगता है। अली जागता है और सिगरेट जलाता है। वह रू को देखने जाता है। वह अभी भी सोफे पर लेटी हुई है, लेकिन वह सो नहीं रही है। अली को पता चलता है कि वह अब जिंदा नहीं है। वह उसके सिर को छूता है और कहता है, हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति दे। फिर उसकी नजर गोली की शीशी पर पड़ती है। अली जांच के लिए परकोसेट का एक सैंपल लेता है। जैसे ही डिफेंट टेस्ट में फेंटेनिल होने की पुष्टि होती है, अली गुस्से में काउंटर पर मुक्का मारता है। फिर वह रू की मां को फोन करता है और अपनी किताब में रू का नाम लिखता है, रू बेनेट, नवंबर 2024। कुछ महीनों बाद अली एक सपोर्ट ग्रुप में जाता है और ड्रग की लत की बीमारी के बारे में बात करता है। वह कहता है, मुझे लगता था कि अगर आप किसी नशेड़ी का दर्द समझ सकते हैं तो आप ड्रग डीलर की मजबूरी भी समझ सकते हैं। लेकिन अब उसकी सोच बदल गई है। वह कहता है, शायद असली बीमारी यह है कि लोग सही और गलत के बीच का फर्क भूल गए हैं। अगर आप बच्चों को ड्रग्स बेचते हैं तो आप बस बुरे इंसान हैं। फिर वह फेंटेनिल बनाने और उसे यहां तस्करी करने में शामिल सभी लोगों की कड़ी निंदा करता है। रू के जाने के गम में अली फिर से शराब पीने लगता है। अली कहते हैं, मैं लोगों को खो खो कर थक गया हूं। इन डाइनर्स में बैठकर बच्चों की मदद करके उनके सामने अपना दिल खोलकर अब बस बहुत हो गया। मैं अब और ऐसा नहीं कर सकता। अब वह दुनिया को बस दो नजरिए से देखते हैं, या तो आप अच्छे हैं या बुरे, साफ और सीधी बात। वह सेवा करने का एक नया तरीका खोजने निकले हैं और उस तरीके में शॉटगन की बैरल को काटना शामिल है। वहीं दूसरी ओर जूल्स एक खाली सफेद कैनवस के सामने अकेली बैठी हैं। अपनी सारी भावनाएं अपनी कला में उतारते हुए वह रू की पूरी पेंटिंग पीले रंग में बना रही है। रोते हुए वह रू की पेंटिंग बनाती है, न सिर्फ वैसी जैसी वह असल में थी, बल्कि शायद वैसी जैसी वह उसे देखना चाहती थी। एलिस आती है, उसके माथे पर किस करती है और कॉफी पीती है, जबकि जूल्स बस उस पेंटिंग को देखती रहती है जो उसने बनाई है। कैसी अपना घर ठीक करने में लगी है। ग्रुप का प्लान है कि इस जगह को इन्फ्लुएंसर हाउस या ओनली फैंस हाउस में बदल दिया जाए, लेकिन उन्हें बस एक चीज की कमी खल रही है, एक स्टोरी टेलर। इसीलिए कैसी लेक्सी से उनके साथ काम करने के लिए कहती है। कैसी कैश से भरे एक लिफाफे पर लिपस्टिक से किस करती है और उसे मैडी को थमा देती है। मैडी कहती है, मेरे लिए जागते मत रहना, मुझे देर हो जाएगी। कैसी मैडी से कहती है कि वह ऐसा दिखावा करे जैसे उसे अलामो पसंद है। बिशप मैडी को सड़क के किनारे से अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी में जाते हुए मैडी अपने कुत्ते स्नोफ्लेक के बारे में बात करती है और कहती है कि काश दुनिया में थोड़ी इंसानियत या दया भाव बचा होता। उधर घर पर लेक्सी पूछती है कि क्या नेट कभी वापस आएगा। कैसी, जो अपने लाइव स्ट्रीम की तैयारी कर रही होती है, कहती है, मुझे तो इसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं है, और फिर सजने संवरने लगती है। लेक्सी कैसी से पूछती है कि क्या वह कभी बाइबल पढ़ती है। असल में वह उस बाइबल के बारे में बहुत सोच रही होती है जिसे रू सोफे पर छोड़ गई थी। रू की मौत के 1 महीने बाद लेक्सी ने उसे सोफे से हटाकर शेल्फ पर रख दिया था, और जब उसने आखिरकार उसे पढ़ा तो उसे वह बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हिंसा और सेक्स था। कैसी हैरानी से पूछती है, क्या कोई नई बाइबल आई है। लेक्सी बताती है कि इस बाइबल से उसे यह समझने में मदद मिली कि कुछ चीजें मेरी वजह से नहीं हुई, खासकर रू की मौत। लेक्सी कहती है, शायद मैं चीजों को बेहतर तरीके से संभाल सकती थी, लेकिन कैसी एक ज्यादा प्रैक्टिकल बात कहती है। मरने से पहले नेट ने आखिरी बात यही कही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे कुछ भी हो। किसी को खोना हमेशा बहुत दुखद होता है। लेक्सी जवाब देती है, बुरी चीजें तो होती ही रहती हैं, तो फिर उनके बारे में इतनी चिंता क्यों करना, इससे क्या फायदा, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी का असली मकसद यही है। कैसी कहती है, रू की मुस्कान बहुत प्यारी थी। जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरे भी मुस्कुराते हैं, मुस्कान फैलती है। कैसी लेक्सी से फिर पूछती है कि क्या वह उनके साथ काम करेगी, लेकिन लेक्सी साफ मना कर देती है।
लेक्सी कहती है कि वह बाइबल दोबारा पढ़ेगी और फिर चली जाती है। कैसी धीरे धीरे अपने बिस्तर की ओर जाती है। अपनी और नेट की शादी की तस्वीर देखकर वह रोने लगती है। कैसी अब उस आलीशान घर में बिल्कुल अकेली है, जो किसी गुड़िया घर जैसा लगता है। इसी बीच सिल्वर स्लीपर क्लब में अलामो पार्टी कर रहा है और मैडी का इंतजार कर रहा है, जबकि उसकी प्लेट में रखा स्टेक वैसे ही पड़ा है। जैसे ही मैडी अंदर आती है, अलामो कहता है, ये आ गई मेरी पसंदीदा सीईओ। वह अपनी टोपी उतारता है और उसे चूमता है। बिशप दूर से उन दोनों को देखता है। वह अपने कुत्ते स्नोफ्लेक को किड के पास छोड़ता है और कहता है, इस पर नजर रखना। अलामो मैडी को पिछले कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जबकि बिशप बाहर पहरा देने लगता है। तभी मिलिट्री की वर्दी पहने एक आदमी क्लब में आता है। अंदर आते ही वह क्लब के बाहरी दरवाजे को बाइक लॉक से बंद करता है और हाथ में बैग लिए स्ट्रिपर्स को देखते हुए अंदर चला जाता है। स्ट्रिपर्स उसे लुभाने की कोशिश करती हैं और उसके मेडल्स को चाटती भी हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह धीरे धीरे क्लब के अंदर और आगे बढ़ता है। फिर वह एक टेबल पर बैठ जाता है और बस इंतजार करता है। अलामो मैडी के साथ ड्रिंक कर रहा है और अपने पैसे गिनने से मना कर देता है। इसके बजाय वह उस एहसास के बारे में बात करना चाहता है जो उसे तब हुआ था जब किटी उसके सामने पैर फैलाकर बैठी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी औरतों के पीछे भागते हुए बिताई है, लेकिन जब उसने किटी को देखा तो उसे असल में डर महसूस हुआ। अलामो कहता है, भले ही मैं यह क्लब चलाता हूं, लेकिन मेरे शरीर का एक हिस्सा मुझे चलाता है। मैडी कहती है कि वह क्लब अपने लिए चलाता है ताकि आजाद रह सके। अलामो जवाब देता है, मैं भी बस एक गुलाम ही हूं, बस मेरे पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं। इस बीच किटी यूनिफॉर्म पहने उस आदमी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जो असल में हमारा अली है, लेकिन अली बस यह जानना चाहता है कि उसका मैनेजर कहाँ है। वह किटी को टाल देता है और वह सीधे जी से बात करने जाती है, वही आदमी जिसने बिग एडी की पुरानी नौकरी संभाली है। अली को देखते ही जी अपनी बंदूक उठाता है और यूनिफॉर्म पहने उस आदमी का सामना करने के लिए बाहर निकल जाता है। कमरे के अंदर अलामो अपने अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात कर रहा है। वह मैडी के साथ एक घर और 4 प्यारे चॉकलेट रंग के बच्चे चाहता है। बाहर अली जी से कहता है, मैं रू का दोस्त हूं, और यह सुनते ही जी पास खड़े दूसरे लोगों को इशारा करता है। जी कहता है कि रू अब वहां काम नहीं करती और अली उससे पूछता है, क्या यह जगह अलामो की है? यह कहते हुए वह अपनी शॉटगन निकालता है। अली जी को जबरदस्ती बिठाता है और उसे कबूल करवाता है कि अलामो ही सिल्वर स्लीपर का मालिक है और अभी क्लब के अंदर ही है। अली पूछता है, रू के साथ क्या हुआ? जी जवाब देता है, फेंटेनिल की ओवरडोज से उसकी मौत हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। अली गोलियों की शीशी निकालता है। जी उसकी बंदूक छीनने के लिए झपटता है और अली उसे वहीं गोली मार देता है। इसके बाद अली अलामो के बाकी आदमियों को भी गोली मार देता है। फिर वह अलामो को बाहर आने के लिए कहता है। अलामो एक 2-वे मिरर के पीछे छिपा हुआ है। बिशप चेक करता है कि बंदूक में गोली है या नहीं। अलामो अचानक बाहर आता है, अली को गिरा देता है और मैडी को बंधक बना लेता है। तभी बिशप उसे अपनी बंदूक दे देता है। अलामो ने अली की गोलियां गिनी हैं। उसे पता चलता है कि अली के पास सिर्फ 3 गोलियां बची हैं। अली को एहसास होता है कि शायद वह आज रात जिंदा न बच पाए। अलामो अली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, चलो इसे पुराने तरीके से निपटाते हैं, आमने सामने। अली अपनी शॉटगन नीचे कर लेता है। जब अलामो पूछता है कि अली को किसने भेजा है, तो अली जवाब देता है, रू ने मुझे भेजा है। मैडी यह बात सुन लेती है और अलामो को एहसास होता है कि कोई पुराना हिसाब चुकता करना है। अलामो किटी से शैंपेन की लगभग खाली बोतल मांगता है। वह बची हुई शैंपेन खुद पीता है और अली को भी थोड़ी देता है, लेकिन अली मना कर देता है और कहता है कि वह शराब नहीं पीता। प्लान यह है कि किटी बोतल को फर्श पर लुढ़काएगी। जैसे ही बोतल टूटेगी, अली और अलामो दोनों अपनी बंदूकें निकालेंगे और एक दूसरे पर गोली चलाएंगे। अलामो कहता है, कोई बातचीत नहीं। थोड़ी देर की उल्टी गिनती के बाद बोतल को बार काउंटर पर लुढ़काया जाता है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक अलामो ने चालाकी की और बोतल के टूटने से पहले ही अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन उसे पता चला कि उसमें गोलियां ही नहीं थीं। असल में बिशप ने उसकी बंदूक से सारी गोलियां निकाल दी थीं। अलामो ने बिशप की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे नर्क में मिलूंगा। तभी अली ने अपनी शॉटगन से 2 गोलियां चलाईं और अलामो वहीं गिर पड़ा। बिशप ने निकाली हुई गोलियां फर्श पर फैले खून में डाल दी और कहा, भगवान रहम करे। अली के जाने के बाद बिशप मैडी की तरफ मुड़ा और पूछा,
क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? आखिर में बिशप ने अपने कुत्ते स्नोफ्लैक को एक टोकरी में रखा और मैडी और किटी के साथ चला गया। बाद में अली उस क्रिश्चियन फार्म हाउस पर जाता है जिसके बारे में रू ने बताया था। वहां पहुंचकर वह खुद को रू का पिता बताता है। डेजी, वह लड़की जिसके साथ रू की गहरी दोस्ती थी, रू के बारे में पूछती है और अली जवाब देता है वह अब बेहतर जगह पर है। अली अपना नाम मार्टिन बताता है और घर वाले उसका स्वागत करते हैं। फिर वह अस्तबल की ओर जाता है जहां एक युवा लड़की उसे एक गाय दिखाती है और कहती है इसने सिर्फ 3 महीने पहले ही अपने बछड़े को जन्म दिया है। रात के खाने पर सब मार्टिन से प्रार्थना करने को कहते हैं। आज अली उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जो दुख से पूरी तरह टूट चुके हैं और कमजोर हो गए हैं। प्रार्थना करते समय अली की आवाज भावुकता से भर जाती है और वह कहता है शुक्रिया रू। सब उस खाली कुर्सी की ओर देखते हैं जहां रू बैठा करती थी। अली कहता है उसकी यादें हमेशा एक आशीर्वाद बनी रहें। और तभी रू मेज के दूसरे सिरे पर दिखाई देती है। वह अली की ओर देखकर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसे आखिरकार वह शांति और सुकून मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।